तो ब्लैक होल को जितना मॉन्स्टर दिखाया जाता है, क्या वो सच में है? तारा जब अपने लाइफ के एकदम अंत में चला जा चुका है तब वो ब्लैक होल बन गया है। और बड़े तारे ही ब्लैक होल बनते हैं, आपके सन को आप ब्लैक होल नहीं बना सकते हो। तो वो कोई ऐसे राक्षस नहीं कि अरे इसको भी खा लिया उसको भी खा लिया, ऐसा होता तो पूरा यूनिवर्स उसमें चला जाना चाहिए। अगर आपने आपका स्पेसशिप इवेंट होराइजन होता है उसके अगर बाहर पार्क कर दिया है तो ब्लैक होल आपको खींच के ऐसे अंदर नहीं डालने वाला। तो जैसे चाइना ने अभी अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च कर दिया, हमारा कब तक के होगा, क्या उम्मीद है हमें? 2035 तक देखिए जितना अभी इसरो कर रहा है कि BAS भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो बनेगा, जितने मैंने इसरो के साइंटिस्ट से भी बात की, अखबारों में भी आप देखेंगे तो 2035 एक बेस्ट टाइम है, उस समय हमारा स्टेशन बन के तैयार हो जाए। ये पता चल चुका है कि 36 से ऊपर एलियन सिविलाइजेशंस हैं, तो हम अभी तक ये ढूंढ क्यों नहीं पाए? स्टडी में ऐसा पाया गया कि फर्स्ट डेवलप्ड एलियन सिविलाइजेशन जो है हमारी अर्थ से 17,000 लाइट ईयर के डिस्टेंस पे रह सकती है। लाइट जो कि यूनिवर्स में सबसे ज्यादा तेजी से ट्रैवल करती है, उसको भी हमारे अर्थ से उनके प्लैनेट तक पहुंचने में 17,000 ईयर्स का टाइम लगेगा। तो हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि हम वहां तक पहुंच सके। अगर आप देखो अपना ही, अगर आप हिस्ट्री देखो, अपने वेद पुराण, तो उनमें कई बार टाइम ट्रैवल के बारे में जिक्र किया गया है। क्या ऐसी चीजें हो सकती हैं? ओके, देखिए। Hello and welcome to Leaders Connect Fest podcast by Akriti Pateria. This is an initiative by Empowering Social Welfare Foundation, जहाँ पे हम इंडिया के छुपे हुए हीरोज को ढूंढ के लाएंगे। बहुत सारे लोगों को लगता है कि स्पेस साइंस दूर की बात है और ये आम आदमी के लिए नहीं है, लेकिन आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक ऐसे लीडर को जो इस सोच को बदल रहे हैं। प्रवीण वाकोडे जी, जो इसरो रजिस्टर्ड एस्ट्रोमेजिका के विजनरी लीडर हैं। प्रवीण जी का सफर एक छोटे गाँव से जरूर शुरू हुआ था, पर उनके सपने बड़े थे, स्पेस के सपने। आज के एपिसोड में हम स्पेस के बारे में कुछ दिलचस्प बातें करेंगे, उनकी जर्नी समझेंगे और जानेंगे कि कैसे वो नए स्पेस एक्सप्लोरर्स को तैयार कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक इंटरेस्टिंग चर्चा प्रवीण जी के साथ। वेलकम प्रवीण जी, कैसा लग रहा है यहाँ पर आके? थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। एक डायलॉग नहीं है वो 3 इडियट्स मूवी में कि बचपन से चाहता था इंजीनियर्स के बीच में बैठूं, तो वैसा लग रहा है मुझे अभी यहाँ आकर। थैंक यू, थैंक यू। 3 इडियट्स से याद आया, मूवीज की जब आपने बात की है, तो मैं हमेशा से स्पेस अगर हम सोचते हैं तो हमारे दिमाग में आते हैं कोई मिल गया या फिर मंगलयान। ऐसी ही मूवीज आती हैं जिसमें या तो एलियंस के बारे में बात होती है या फिर रॉकेट्स के बारे में। तो आपने जब आपने ये सोचा कि आपको भी इस फील्ड में आना है, आपको कौन सी ऐसी चीज थी जिसने मोटिवेट किया, एलियंस या फिर रॉकेट्स? एलियंस तो बहुत बाद में आए, मतलब मेरे लाइफ में। जैसे आजकल के बच्चों के लिए ये होता है ना कि एलियंस के बारे में अगर मैं कहूँ उनको कि चलो आज हम एलियंस के बारे में जानते हैं, तो वो बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। अरे चलो आज ना देख ही लेते हैं, ओके, या फिर टेलीस्कोप ले लेते हैं, उससे हमें एलियन दिखेगा। जैसे कि मैंने कहा भी था बहुत पहले कि मेरे एक स्टूडेंट ने मुझसे कहा कि सर मैंने टेलीस्कोप खरीदा था और उससे मैंने देखा तो मेरे को एलियन दिख गया। वो मजाक कर रहा था, लेकिन बच्चों को बहुत ज्यादा मजा आता है। लेकिन मेरे लाइफ में एलियंस बहुत बाद में आए, मुझे एलियंस से ज्यादा इतना ये नहीं था। हाँ, एक दूरदर्शन पर एक तरंग नाम का एक प्रोग्राम आता था और मैं जब छोटा था तब वो देखता था और उससे ही मैं ज़्यादा प्रेरित हुआ हूँ कि अरे हाँ, ये बहुत फ़ैसिनेटिंग चीज़ है। मतलब साइंस इतना बढ़िया है, वो इतना अच्छे तरीके से, मतलब एक तरफ आप देखेंगे कि स्कूल में एक रट्टा मारो एजुकेशन चल रहा है, आपको साइंस उस तरह से पढ़ाया जा रहा है कि आपको मार्क्स लाने हैं। दूसरी तरफ दूरदर्शन पर वो प्रोग्राम है जो आपको इतना बेहतरीन तरीके से सिखा रहा है कि अरे हाँ, रियल साइंस क्या है तो ये है। तो मैंने वहाँ से सोचा कि हाँ, मुझे साइंटिस्ट बनना है। तो आजकल के बच्चों को तो अगर आप जैसे देखो तो उनके पास मोबाइल है, टीवी है, यूट्यूब है, उधर में मतलब इन सब चीजों से उनको काफी नॉलेज मिल जाता है, सोलर सिस्टम, एलियंस, बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। बट आपने जब स्टार्ट किया था तो जैसे आपने बोला कि दूरदर्शन से किया था, कौन से, क्या उम्र थी आपकी, कब आपने, कहाँ पर थे आप, आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए कि आप इस तक के आए कैसे? क्या आपको कभी डॉक्टर इंजीनियर बनने का प्रेशर नहीं आया? नहीं, देखा जाए तो रास्ता वही है। ओके, आपको अगर साइंटिस्ट बनना है, साइंटिस्ट होता क्या है? साइंटिस्ट वो इंसान है जो सवाल करता है। फॉर एग्जाम्पल, इस दुनिया में इंजीनियर्स, डॉक्टर बनने के लिए कुछ पढ़ना पड़ता है, ओके, कुछ करना पड़ता है। साइंटिस्ट बनने के लिए पढ़ाई की जरूरत नहीं है। हर वो बच्चा जो इस धरती पर पैदा हो रहा है वो साइंटिस्ट है, क्योंकि साइंटिस्ट बनने की सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपको सवाल पूछना आना चाहिए। ओके, जैसे एग्जाम पेपर में होता है ना कि आप जो है आंसर लिखो। साइंटिस्ट बनने की सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि आप सवाल पूछो। मैं कहता हूँ साइंटिस्ट लोगों के लिए एक ऐसा एक क्वेश्चन पेपर सेट होना चाहिए कि अगर कोई बच्चा बोलता है मेरे को साइंटिस्ट बनना है, तो चलो
ये कोरा पेपर दे दो और उसपे लिखो सवाल, वही तुम्हारा क्वेश्चन पेपर है, ओके। तो यही मतलब अगर देखा जाए कि मैं तब बहुत से सवाल मेरे मन में आते थे कि अरे ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ओके। मैं जब छोटा था ना मतलब अगर देखा जाए तो मैं तब हमारे यहाँ मराठी में मतलब बालवाड़ी ऐसा वर्ड यूज़ करते हैं उसके लिए, मुझे नहीं पता आज के केजी-वेजी ऐसा कुछ यूज़ करते होंगे, तो बालवाड़ी में जब मैं था, गाँव में था मैं तब, ओके। तो वो जो बच्चे नहीं खेलते से वो होता है गोल-गोल, कंचे। यस, कंचे, हाँ, कंचे, हाँ, हाँ। ओके। तो वो मैं बहुत जमा करके रखता, मुझे खेलने कभी नहीं आए लाइफ में, लेकिन मुझे बहुत शौक था वो जमा करने का और मुझे ऐसा लगता था कि उसके अंदर शायद कोई दुनिया है, इसके अंदर शायद कुछ है। तो मैं उन्हें एक बार उसको फोड़ के भी देखा था और फिर मुझे लगा अरे ये तो है ही नहीं, हाँ। ओके। तो मुझे ऐसे कि खोजना बहुत ये लगता था कि कुछ खोजूँ कि अगर मैं इसको खोल के देखूँ, कुछ करके देखूँ तो शायद इसमें कुछ दिखेगा, इसमें कुछ दुनिया होगी, ओके। तो ये क्यूरियोसिटी थी जो बचपन से थी और जब मैं यहाँ पुणे आया गाँव से, ओके, तब मैं 5th स्टैंडर्ड में था और तब मैंने तय कर लिया, मैंने जैसे मैंने आपको कहा कि दूरदर्शन के उस प्रोग्राम से मैं प्रेरित हुआ और तब मैंने तय कर लिया कि यस मुझे साइंटिस्ट बनना है। अब तब पता नहीं था कि साइंटिस्ट बनने के लिए क्या पढ़ना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, लेकिन तब तय कर लिया कि अगर मैं लाइफ में कुछ बनूँगा तो मैं इसी फील्ड में जाऊँगा और मैं साइंटिस्ट ही बनूँगा। तो आप किससे सबसे ज़्यादा सवाल पूछते थे? अपनी मम्मी से या पापा से? नहीं, मेरे मम्मी-पापा से सवाल नहीं पूछे क्योंकि साइंस का और उनका ज़्यादा ये नहीं था कनेक्शन नहीं था, वो पढ़ाई उनका बैकग्राउंड वो नहीं था। ओके, और मेरे टीचर्स जो थे मैं उनसे बहुत ज़्यादा सवाल जो है वो करता था। यहाँ तक कि एक बार एक टीचर ने मुझसे कहा भी था, "तुमको अगर सवाल पूछना हो ना तो क्लास में मत पूछा करो। स्टाफ रूम में आओ और सवाल पूछो।" क्या है ना कभी-कभी जवाब आते ही नहीं है जो आप सवाल पूछते हो, तो अच्छा नहीं लगता है वहाँ पे ये करना कि अरे मुझे नहीं पता, तो स्टाफ रूम में आके पूछा करो। तो मुझे बहुत से सवाल आते थे और एक बार इस जर्नी में मुझे समझ में आ गया कि कुछ सवाल ऐसे होंगे जिनके आंसर किसी के पास नहीं है इस दुनिया में और हमें वही खोजने हैं और शायद हम कह सकते हैं वो टर्निंग पॉइंट था कि मेरी जर्नी शुरू हो गई। तो जैसे मैं आपसे पूछ रही थी कि आपको कब ऐसा कौन-सी उम्र में ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मुझे साइंटिस्ट बनना है या फिर मुझे स्पेस के बारे में पढ़ना है? ओके, बचपन में मतलब 5th क्लास में जब मैं था, तब मैं बहुत ज़्यादा किताबें मैं पढ़ना शुरू कर दिया मैंने और तब स्पेस जो है इस सब्जेक्ट ने मुझे बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि अट्रैक्ट किया है हुँ, कि अरे हाँ, इसके बारे में जानना चाहिए, हुँ, स्टार्स, प्लैनेट वगैरह ये समझना चाहिए। हुँ, अब तब जो किताबें थी उस समय में, तब वो हुँ, किताबों में ज़्यादा पिक्चर्स वगैरह नहीं होते थे, हुँ, ओके। तो पढ़ के ही इमेजिनेशन करना है कि अरे हाँ, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, हुँ, इस साइंटिस्ट ने ऐसा किया होगा, उस साइंटिस्ट ने वैसा किया होगा। हुँ, लेकिन जब मैं 9th क्लास में था, तब हमारे स्कूल के लाइब्रेरी में हुँ, एक बुक थी हुँ, डॉक्टर जयंत नार्लिकर की, हुँ, आकाश ऐसी जडले नाते। हुँ, और वो किताब मैंने मतलब वो बहुत बड़ी किताब है, वो 1000 पन्नों की शायद वो किताब है। हुँ, और जब मैं उसे जब स्कूल का जब ये होता है ब्रेक होता है, तो हुँ, ब्रेक में मैं उसे देख रहा था और उसपे जो इमेजेस वगैरह थी ना, तो मैंने हुँ, कहा कि यस, मैं सही ट्रैक पे जा रहा हूँ। हुँ, यही तो है, यही करना है हुँ, लाइफ हुँ, में, हुँ, इसी के बारे में समझना है, इसी के बारे में पढ़ना है। और उस वो जो हम कह सकते हैं ना कि जो इंस्पिरेशन उस किताब से मिली है, हुँ। हम मैं बता नहीं सकता हूँ कि तो उसमें क्या। क्या देखा था आपने? गैलेक्सीज़, रॉकेट्स यस, क्या यस। देखा था? नहीं, जयंत नार्लिकर की किताब ज़्यादातर एस्ट्रोनॉमी पर ही है, तो हुँ, उसमें गैलेक्सीज़ हैं, नेबुलाज़ है, स्टार्स है, हुँ, प्लैनेट्स हैं, हुँ, ओके, उनकी तस्वीरें हैं, ओके। हुँ, और अब तो बहुत ईज़िली अवेलेबल हो जाता है ये हुँ, कंटेंट हुँ, इंटरनेट पर राइट। है, हुँ, ओके। लेकिन उस समय में हुँ, जब इंटरनेट इस देश में बहुत कम था, मतलब हुँ, कुछ गिने-चुने लोग ही अफ़ोर्ड कर सकते थे, हुँ, मोबाइल में इंटरनेट नहीं था उस समय में इतना, हुँ, हुँ। ओके। तो वो मेरे लिए बहुत ऐसा कह सकते हैं कि एक टर्निंग पॉइंट की तरह बोल सकते तो हैं फिर उसे। आपने पढ़ाई क्या की? पढ़ाई एकेडमिक हाँ क्वालिफ़िकेशन, जी। ओके। सो मैंने इंजीनियरिंग किया, हुँ, ओके। एंड ये जो एस्ट्रोनॉमी का एजुकेशन है ना, उस समय में और आज भी हुँ, इतना है नहीं अपने देश में। हुँ, तो ये सब कुछ जो किया हुआ है, ये सेल्फ स्टडी में है, हम हुँ। कह सकते हैं। तो सेल्फ स्टडी के लिए आप कहाँ लाइब्रेरीज़ जाते थे? यस, जो मिल जाए, हुँ, किताबें हो, जो भी हो, क्योंकि हुँ, देखिए हमारे स्कूल के करिकुलम का हिस्सा नहीं है एस्ट्रोनॉमी। हुँ, आप मतलब इस देश में हालात ये है कि ज्योग्राफी में आपने एक चैप्टर डाल दिया है राइट। और जब कोई स्टार या प्लैनेट के बारे में स्टडी करता है, तो आप उसको कहते हैं, "तुम भूगोल पढ़ रहे हो? तुम हुँ, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो?" एक्चुअली हुँ, वो एस्ट्रोनॉमी का सब्जेक्ट है। हुँ। लेकिन फिर भी आपने उसको कनेक्ट कैसे कर दिया है, मतलब बच्चों को ये पता भी नहीं है कि हम पढ़ क्या राइट, रहे हैं, ओके। राइट, राइट। वो तो आजकल यूट्यूब में देख-देख के बच्चों को फिर भी बहुत कुछ समझ में आने लगा है। तो आपको क्या लगता है कि एकेडमिक्स में स्कूल में एक अलग से सब्जेक्ट होना चाहिए क्या स्पेस साइंस का? यस, सो आपने कहा कि ये स्कूल के करिकुलम का हिस्सा होना चाहिए। यस, और मैं भी मतलब बहुत ज़्यादा उत्साही हूँ कि अगर एस्ट्रोनॉमी हो, रॉकेटरी हो, स्पेस की हिस्ट्री हो, अगर वो हिस्सा हो जाए हमारे स्कूल के करिकुलम का। लेकिन उसमें एक पेच है, जैसे मैंने कहा कि बोरिंग तरीके से साइंस पढ़ाया जा रहा है। क्या हो अगर हमारे स्कूल के टीचर्स बोरिंग तरीके से एस्ट्रोनॉमी पढ़ाने लग जाए तो? जैसे?
जैसे फॉर एग्जांपल आज जो न्यूटन है, हमारे जेठालाल की भाषा में नूतन है, बच्चों को दुश्मन लगता है, राइट? अगर लेकिन देखा जाए तो वो न्यूटन की जो सिद्धांत है उससे पूरी दुनिया का मतलब हम कह सकते हैं फिजिक्स चल रहा है, राइट ओके, रॉकेटरी वगैरह उसी पर हम लोग कर रहे हैं। सो बेहतर तरीके से उसे हमें पढ़ाना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, अगर हमें बच्चों को स्पेस हिस्ट्री पढ़ानी है, जैसे हम लोग हमारा इसरो मिशन वर्कशॉप होता है, उसमें हम इसरो की हिस्ट्री जब बच्चों को पढ़ाते हैं तब हम उनसे एक छोटा किट तैयार करवा के ले लेते हैं। तो ये मैं दिखाने के लिए लाया हूँ आप लोगों को, ये एक व्हील है, ओके, ये इसरो की हिस्ट्री दर्शाता है। आप देखिए जैसे ही आप इसे रोटेट करोगे ना, तो यहाँ पर कौन सा ईयर था, उसमें क्या इवेंट वगैरह हुए, ओके, तो ये पता चलता है और ये बच्चे खुद तैयार करते हैं। अभी मैं इसे निकाल भी सकता हूँ, इसे देखिए, ये लेयर्स वगैरह है इसमें, तो बच्चे इसे काट वाट के ओके चिपका देते हैं। अब ये बनाते बनाते ही उनको समझ में आ जाता है कि अरे हाँ, इस ईयर में इसरो फॉर्म हुआ था, 1969 में हुआ था। इसरो से पहले इनकोस्पार था, वो किस ईयर में हुआ था, तो ये समझ उनमें आ जाती है। तब आप उनसे पूछोगे भी ना, क्योंकि ये दृश्यम है, ओके, राइट, तो उन्हें समझ में आ जाता है कि कैसे क्या करना है करके। रटने से ज्यादा फोटोज याद रहती हैं, सिमिलरली, राइट? जो एडुकेशन हमें मिल रहा है रट्टा मारो, तो उससे थोड़ा अलग है। तो एस्ट्रोनॉमी, रॉकेट या कोई भी सब्जेक्ट हो जो स्पेस रिलेटेड है, वो इस तरीके से अगर पढ़ाने के लिए रेडी है या फिर इस तरह से हम हमारे एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करेंगे तभी फायदा है, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है इसको स्कूल में करिकुलम में पार्ट बनाने का। तो अगर मतलब अभी अगर देखा जाए तो 12th तक के तो कोई ऐसा अलग से कोई सब्जेक्ट है नहीं। जैसे जब मैं इंजीनियरिंग के लिए तैयारी कर रही थी तब मुझे पता चला था कि एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग भी है। तो मतलब इंजीनियरिंग लेवल पे हमें स्कोप है, बट अगर आप जूनियर स्टडीज में देखो, जहां पर 12th के नीचे वाली जहां पर भी क्लासेस हैं, वहां पर सोशल साइंस में ही बस साइंस को ऐड कर दिया गया है, स्पेस को ऐड कर दिया गया है, राइट, जिसको ऑब्वियसली बदलने की जरूरत है। बट अगर हम ये इंट्रोड्यूस भी करते हैं तो क्या इसका फ्यूचर है हमारे देश में? स्पेशली क्या इसका कोई फ्यूचर है अभी नियर 5-10 साल में? मैंने अपनी किताब द फर्स्ट स्टेप इनटू स्पेस में लिखा था, जो देश अंतरिक्ष का मन पढ़ सकता है वही देश भविष्य में जीवित रहेगा। फ्यूचर हो ना हो, अगर आपको लग रहा है कि नहीं है, फिर भी आपको ये करना चाहिए, क्योंकि वही फ्यूचर है। अब आपको लग रहा होगा कि 2 सेंटेंस एक दूसरे के खिलाफ कैसे मैं बात कर सकता हूं, तो मैं वही फिर से उसी सेंटेंस पे आऊंगा कि जो मैंने लिखा है, जो देश अंतरिक्ष का मन पढ़ सकता है वही देश भविष्य में जीवित रहेगा। ये मैंने अपनी किताब में लिखा था और इसका सिंपल मीनिंग यही है कि आपको, फिर आप करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, आपको करना ही पड़ेगा अगर फ्यूचर में आपको आपके देश के लोगों को जिंदा रखना है। तो फ्यूचर में आपको स्पेस के रिलेटेड टेक्नोलॉजी डेवलप करनी ही पड़ेगी। अगर आप फेल कर जाते हैं, आप देखिए अफ्रीका के जो गरीब देश है ना, ये नाइजीरिया वगैरह, ये लोग भी सैटेलाइट वगैरह बना रहे हैं। अब उनको क्या जरूरत है? आप उनको नहीं बोल सकते अरे पहले तो भुखमरी की समस्या को आप ये कर लीजिए, पहले खाना वाना खिलाओ अपने सिटीजन्स को, बाद में स्पेस की बात करना। लेकिन वो कर रहे हैं क्योंकि उन्हें भी वो चीजें अब समझ में आ गई है कि अंतरिक्ष ही भविष्य है। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए, इससे पहले कि आप वो सवाल पूछे मैं ही उसका जवाब दे देता हूँ कि लोग कहते हैं ना कि अरे अर्थ पे इतने प्रॉब्लम्स है, क्यों तुम जब जा रहे हो मून पे, क्यों तुम खर्चा कर रहे हो, राइट? क्योंकि मेरे को बहुत बार इन लोगों ने ये सवाल पूछा है और इस पर ही डिस्कशन बड़ी होती रहती है। उससे तो अच्छा है कि आप इस देश में करिए। अंतरिक्ष आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, अर्थ के भी। अभी जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, ओके, या फिर बीमारियां बढ़ रही है इस अर्थ पर और आपको कुछ दवाई वगैरह बनानी है, तो अगर आप स्पेस में माइक्रोग्रेविटी है, अर्थ पे ग्रेविटी है तो स्पेस में माइक्रोग्रेविटी, कम ग्रेविटी मतलब वहां पर अगर आप किसी भी दवाई को डेवलप करते हो तो उसकी शुद्धता ज्यादा होगी अर्थ पे बने हुए दवाई के मुकाबले में। तो आपको वहां पर कोई भी हो, मैं दवाई की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी अगर आपको मटेरियल वहां पे क्रिएट करना है, तो जैसे मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना होता है ना, तो फ्यूचर है कि मेड इन स्पेस। तो हम अभी स्पेस रेस में कहां पर हैं बाकी कंट्रीज के सामने अगर देखा जाए तो? जैसे आपने बोला कि मुझे लगता है कि रेस का हिस्सा नहीं होना चाहिए किसी भी देश को, ओके, पर अभी है कहां? रेस से नुकसान मैं बताता हूँ, पर रेस करने से नुकसान क्या हुआ पूरी मानव जाति का, पहले उस पर फोकस कर दे। देखिए 1969 में आपके नील आर्मस्ट्रांग मून पर चले गए, ओके, पर आप इवेंट्स को देखिए, पहला सैटेलाइट किसने भेजा स्पेस में? रशिया वालों ने भेजा। पहली फीमेल एस्ट्रोनॉट रशिया वालों की है। यूरी गागरिन पहले एस्ट्रोनॉट रशिया वालों के हैं। सब में रशिया लीड करते जा रहे हैं। पहला स्पेस वॉक रशिया वालों का है, लेकिन एक समय आता है कि यूएस चला जाता है और मून पर कदम रख देता है, ओके, वो मून मिशन कर लेता है, उनका अपोलो प्रोग्राम कर लेता है। उसके बाद रशिया मून पर ही नहीं जाता या बाकी के देश मून पर ही नहीं जाते। हाँ, यूट्यूब पे बहुत से ऐसे कंटेंट चल रहा है कि उधर तो एलियन दिख गए थे, ये दिख गए, तो इसलिए किसी ने हिम्मत नहीं की। हुआ क्या ना कि
वहां पर आपके लिए रेस खत्म हो गई, आप जीत गए रेस को, आप मून पर चले गए, आपने झंडा गाड़ा, आप वापिस आ गए। अब रशिया बोल रहा है कि वो जीत गया, हमको क्यों दौड़ना है, रेस खत्म हो गई ना। नुकसान हुआ है, स्पेस रेस से इस पूरी मानव जाति का नुकसान हुआ। वहीं पर आज के समय में जब हम स्पेस में जाना यानी साइंस की तरह उसे हम देखते हैं, उस समय सिर्फ साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉट ही स्पेस में जाने के लिए आप उसे साइंस की तरह देख रहे थे, बाकी लोगों के लिए तो ये प्राइड था, हम स्पेस में पहले जाएंगे, हम हमारा झंडा गाड़ेंगे, उनके लिए वो गुरूर की बात थी ना कि हम पहले जाएंगे, राइट। आज के समय में अगर हम वही रिपीट कर लेंगे तो हम फिर से इतिहास की वो गलती दोहरा रहे हैं। और एक बहुत ही फेमस सेंटेंस है कि हम इतिहास से कुछ नहीं सीखते हैं। और दूसरा सेंटेंस ये भी है कि इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराता है, लेकिन हर बार वो कीमत ज्यादा मांगता है। अगर हम उसी इतिहास को इस बार दोहराएंगे तो वो कीमत ज्यादा मांगेगा और तो नुकसान डबल होगा हमारा। तो हम कहाँ हैं उसका उस पर आता हूं मैं कि इंडिया कहां पर स्टैंड कर रहा है। इंडिया सबसे पहले तो भले बाकी के किसी स्पोर्ट्स की फील्ड हो, हमारे मेडल्स कम आते हैं, एक गोल्ड मेडल के लिए हम तरसते हैं ओलंपिक में, लेकिन स्पेस की फील्ड में हम कह सकते हैं कि अगर वहां ओलंपिक हुआ तो भर भर के मेडल आएंगे क्योंकि कि सैटेलाइट बनाने का अगर ओलंपिक होता है तो मान लेते हैं उसको अगर शामिल कर लेते तो भर भर के मेडल आएंगे हमको, क्योंकि इस देश के प्राइवेट सेक्टर जो है, ओके, इस गवर्नमेंट ने जो किया है कि प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिया है स्पेस को, तो कंपनीज आ रही है, इंडियन कंपनीज आ रही है और मुझे लगता है कि हम जो है लीड करेंगे आगे जाके इस स्पेस रेस को, अगर आप कहे भी कि ये रेस है तो जैसे आप बोल रहे हैं प्राइवेटाइजेशन जो अभी हुआ है, हमारे यहाँ तो रिसेंटली हुआ, यूएस में बहुत पहले हो चुका है। तो जैसे स्पेस एक्स है यूएस में, वो जो चीजें बदल रहा है, जो उसने अपना रॉकेट बनाया है फैल्कन 9, वैसी कुछ चीज इंडिया में आने के लिए या इंडियंस को बनाने के लिए अभी और कितना आप टाइम सोचते हैं, कितना समय और लग जाएगा? शायद इस देश के लोग ज्यादा फैसिनेट हो एलोन मस्क के उस विजन से, या फिर उसने देखो कैसे रियूजेबल लॉन्च व्हीकल तैयार कर लिया। लेकिन बात यह है कि ये जो रियूजेबल लॉन्च व्हीकल बनाने की कोशिश है वो इसरो वालों ने पहले की है। मतलब अगर आप हिस्ट्री में देखेंगे ना तो एलोन मस्क से भी पहले इसरो, उसमें हम कह सकते हैं कि उन्होंने वो सपना देखा कि हाँ, हम जो है ये कर सकते हैं। और आप अगर अखबार देखोगे पुराने वाले तो आपको उसमें पता चल जाएगा कि इसरो ये कर रहा था। तो मुझे लगता है कि हम एक 30 तक हो सकता तो है। हम क्यों नहीं बना पाए? अभी उसमें बहुत से फैक्टर आ जाते हैं, फंड है, हमारे पास तरह-तरह के रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहे हैं, हमारा फोकस कहीं और है। ओके, तो उस पर मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता। तो मतलब जो फंड है वो प्राइवेटाइजेशन के कारण अब वो स्कोप बढ़ गया है, क्या ये कह सकते हैं? जी, ज़रूर कह सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा बहुत ही स्पीड से आप जो है वो ग्रो कर सकते हो। आप एक एग्जांपल देता हूँ। फर्स्ट एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग जो मून पे गए थे और बाकी लोग जो मून पर गए, उन्होंने जो स्पेस सूट पहना था वो किसने बनाया था? एक ब्रा मैन्युफैक्चरर कंपनी थी यूनाइटेड स्टेट में, ओके? उन्होंने लैंटेक्स इंटरनेशनल समथिंग ऐसा कुछ नाम है उनका, उन्होंने वो तैयार किया था। तो उनके प्राइवेटाइजेशन का मतलब फायदा उन्होंने किया। तो इंडिया में भी वही होगा। तो अभी जब एलन मस्क की बात चली रही है, तो एलन मस्क के बारे में आपका क्या विचार है? मुझे लगता है कि वो सदी का सबसे बड़ा एक महान इंसान है, एक ऐसा इंसान जो सदी में एक बार ही होता है। हाँ, कुछ कंट्रोवर्सीज़ भी हैं उनकी, लेकिन उन्होंने जो हमें सपना दिखाया कि हम मार्स पर जाकर एक सिटी बना सकते हैं। वो बंदा कहता है कि एक स्टारशिप में मैं 100-100 लोगों को लॉन्च करूँगा, मार्स की ओर भेजूँगा। हाँ, अभी उसकी कुछ अब यहाँ बैठे तो कुछ मिशन्स उनके फेल हो रहे हैं। वो उस रॉकेट को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से वो चाहते हैं। लेकिन एक हिस्ट्री में एक पल आएगा, फ्यूचर में वो जो हिस्ट्री होगी, उसमें एक पल आएगा जिसमें हम कह सकते हैं ना कि वो एक क्षण जिसमें सारी तस्वीर बदल जाएगी। तो मतलब मार्स में जब लोग पहुंच जाएंगे तो वो भी एक दूसरा अर्थ टाइप बन जाएगा कि वहां पर भी आप सिटीज कंट्रीज बनने लगेंगे? टेराफॉर्मिंग दो फैक्टर है, एक पॉलिटिक्स है और एक साइंस। ओके, साइंस की बात करेंगे तो ये आता है आपका टेराफॉर्मिंग। टेराफॉर्मिंग यानी कि क्या, कि कोई ऐसा प्लेस है स्पेस में, कोई ऐसा प्लैनेट है जिसे इंसानों के रहने लायक बनाना, एकदम सिंपल डेफिनेशन में अगर मैं कहूँ, सिंपल भाषा में, तो वो करते करते हमें हजारों वर्ष का समय लग जाएगा। कि एकदम अर्थ की तरह अगर मार्स को हमें बनाना है तो हम कह सकते हैं कि 1000 वर्ष का हमें उसमें समय लग जाए। जो लॉज है या फिर कुछ नियम है, उसमें अगर देखा जाए तो कर्मन लाइन के बाहर, यानी कि धरती के सरफेस से 100 किलोमीटर ऊपर जो मतलब स्पेस है, कर्मन लाइन उसे हम कहते हैं। कर्मन लाइन क्रॉस करने के बाद स्पेस किसी का भी नहीं होता। उसके लिए कोई नियम बनाए नहीं गए हैं, यूएन ने भी कोई नियम बनाए नहीं हुए हैं। जो पहले पहुंचेगा उसकी जमीन होगी। तो फिर वहां के नई लड़ाइयों के लिए minerals- तैयार रही, मैं यही कह सकता हूँ। और यूनाइटेड स्टेट क्यों इतना आगे है, उसका सबसे बड़ा कारण, भले आप वो जो आपके डोनाल्ड ट्रंप है उनको आप कुछ जो भी भी कहिए। कोस लो, कुछ भी कह लो, उस बंदे ने जब उनका जो पहला टर्म था उसमें उन्होंने स्पेस फोर्स जो है वो बनाई। वो फ्यूचर देख के चलने वाले लोग हैं। तो जो कहा जाता है, जैसे आपने स्पेस फोर्स की बात की, तो जो कहा जाता है कि यूएस और एलियंस मिल के काम कर रहे हैं और काफी, अब इज इट जस्ट अ थ्योरी
कि ये इसमें कुछ सच है? 1945 में ओके, जब ये वर्ल्ड वॉर वगैरह सेकंड खत्म हुआ, बहुत से लोगों ने ऐसे दावे किए कि हमने एलियंस देख ली, एलियंस हमको उठा के लेके गए, उन्होंने हम पे कुछ परीक्षण किया और हमको वापस लाके छोड़ दिया। ऐसे बहुत लोग मतलब ऐसे कह रहे थे कि हमने एलियंस देख लिए, एलियंस हमको लेके गए थे, ऐसे हमारे पड़ोस में ही रहते वगैरह एकदम मानो उनके लिए अड़ोस-पड़ोस वाला ये बात हो गया, लेकिन उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। आज भी कुछ यूएफओस देखे जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें देखी जाती है, उसके साइंटिफिक आपके पास सबूत क्या है? कॉन्क्रीट एविडेंस क्या है आपके पास? पर ये सब यूएस में ही क्यों दिखते हैं? देखिए 2 तरह की चीज़ें, एक तो हवा बनाया हुआ है वो एरिया 51 का, हाँ। ओके। अगर मान लो एलियंस पकड़ लिए होते उन लोगों ने और उस पर वो काट-वाट के कुछ उस पर एग्ज़ामिन कर रहे होते या फिर उनका ऑपरेशन कर रहे होते ये लोग, तो अब मुझे बताइएगा इस देश में या फिर इस दुनिया में देखिए, इज़राइल के लोगों को पकड़ लिया पैलेस्टाइन वालों ने या पैलेस्टाइन के लोगों को इज़राइल ने पकड़ लिया तो वॉर हो जाती है ना। राइट, राइट, तो एलियन वाले वॉर नहीं कर सकते थे। राइट, ओके, तो ये अब तक होना चाहिए था। मैं बोलता हूँ वॉर किधर है? एलियंस के खिलाफ हमारी वॉर किधर है? या फिर राइट, उनकी हमारे खिलाफ वॉर किधर है? राइट। तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अच्छा, हो तो सकता है उनके कुछ चीज़ों के लिए उन्होंने ऐसा कर दिया होगा, अफ़वाहें फैला दी होगी। अच्छा, मे बी। अफ़वाहें पर इसीलिए ये फैलाई जाती है ताकि कुछ चीज़ें छुपाई जा सके। तो क्या छुपा रहे हैं? तो वो हम उस पर कमेंट नहीं कर सकते। तो ये जो एलियंस हैं, क्या ये जादू जैसे ही दिखते हैं? ओके, ओके। ये हाँ, जैसे आपने पहले एकदम स्टार्टिंग में आपने सवाल पूछा था ना कि एलियंस वगैरह आपके मुझे एक सवाल आता था, लोगों को सवाल आता है ना कि एलियंस होते हैं या नहीं? ये सबसे पहला सवाल होता है। मेरे लिए उस पहले सवाल के पहले एक शून्य सवाल है, ज़ीरो वाला हुँ, और ज़ीरो सवाल में है कि ये एलियंस ऐसे दिखते हैं हमको बताया किसने? मेरे को बहुत समय तक जब मैं छोटा था ना मुझे यही सवाल सताता था कि ये जो जादू में दिखाया गया है, कोई मिल गया वगैरह वो क्या वो ऐसा वो आता रहता है, ओके। वो या फिर हम मूवीज़ में देखते हैं, हम किताबों में उनका पीके में? इमेज पीके पीके में तो भी बहुत थे? बाद मतलब तब तक मैं बड़ा हो चुका था दुनिया के लिए। ओके। तो ये है क्या उसकी कवर वगैरह पे मतलब बुक के कवर पे उनके ऐसे तस्वीरें होती डरावनी वगैरह वाली ग्रीन कलर के लिज़ार्ड की तरह दिखने वाले। ये किस किस होशियार आदमी ने हमको बताया कि एलियंस ऐसे दिखते हैं? दुनिया की पॉपुलेशन आज के समय में 8.4 बिलियन है, ओके, ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन एक होशियार आदमी ने एलियन नहीं देखा, लेकिन फिर भी हमको पता है कि एलियंस ऐसे दिखते हैं। ये आता कहाँ से हमें देखना पड़ेगा। ईयर 1920 से लेके ईयर आप 54 या 1954 या 1960 समझ लीजिए। ये जो समय था ना, आप देखिए यूएस का समय भी और इंडिया में तो आज़ादी की लड़ाई हम लोग लड़ ही रहे थे, तो हमारा एलियन तक दूर-दूर का संबंध है। हुँ, लेकिन वहाँ पर यूएस में जो है साइंस पढ़ने वाले लोग, हुँ, कॉमिक्स पढ़ने हुँ, वाले लोग बहुत हुँ, ज़्यादा हुँ, थे। हुँ, अब उस समय में यूएस में भी हुँ, अगर आप हुँ, 1950 का भी दौर देखें, 30 का भी देखें, किसी के भी घर में अगर 2-2 टेलीविज़न है, तो वो बहुत अमीर आदमी था उस समय हुँ, में, हुँ, ओके। हुँ, यानी कि टीवी वगैरह ये एंटरटेनमेंट के जो साधन हैं आपके पास कम थे, हुँ, ओके। सो उस समय में कॉमिक्स ज़्यादा पढ़ी जाती थी हुँ, और साइंस फिक्शन ज़्यादा लिखी गई उस समय में। आपके जो आइज़ैक एसिमोव हैं, जिन्होंने रूल्स बनाए रोबोट्स के लिए, वो भी उसी समय में हुए, ओके। ऐसे बहुत से विद्वान राइटर उस समय में हुए, साइ-फाई राइटर उस समय में हुए और एलियंस के बगैर इनकी कहानियाँ कभी खत्म नहीं हुई। तो उसी समय में लोगों ने ऐसी तस्वीरें ड्रॉ की कि एलियंस कुछ ऐसे और कन्फर्म यही है कि वो लिज़ार्ड से ही वो थोड़े से प्रेरित हुए थे, घर में इज़िली मिलती होगी, ओके। तो उससे ही प्रेरित होकर उन्होंने वो तस्वीर बनाई। अब तक उस एरा से लेके उसे द गोल्डन एरा ऑफ साइंस फिक्शन भी कहा जाता है क्योंकि बहुत सारी साइंस फिक्शन लिखी गई। उस एरा से लेके आज तक मतलब नेटफ्लिक्स के ज़माने तक उसी तरह से एलियन हम लोग कैरी कर मतलब वो पकड़ के लेके कॉपी पेस्ट करते हुए आए हैं और हमने सोचा कि हाँ, एलियंस ऐसे दिखते हैं। लेकिन पूरी दुनिया में किसी को पता नहीं कि एलियंस कैसे दिखते हैं। पर क्या एलियंस कैसे होंगे इस ये सवाल नहीं है, ये सवाल है। हुँ, और इस सवाल का जवाब आता है 2 तरीके से इसका जवाब दिया जा सकता है। एक है, वो पूरी तरह से अलग होंगे हुँ, और एक है, वो हमारे तरह ही दिखते होंगे। हुँ, अब ऐसा क्यों? हुँ, एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आपने कभी पिज़्ज़ा ऑर्डर किया होगा, हुँ, ओके। हम अकेले तो हैं नहीं पिज़्ज़ा ऑर्डर करने हुँ, वाले, हुँ, बहुत से लोग ऑर्डर करते होंगे। तो राइट। पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय क्या है, हाँ भाई तेरा ले लिया, फिर हुँ, हुँ, इधर भी देना है, उधर भी देना है। हुँ, 100 घरों में जाता होगा वो हुँ, और हुँ, डिलीवरी करता होगा। हुँ, वैसे ही हमारा जब यूनिवर्स बना है, तो हम अर्थ पर लाइफ कहाँ से आई? ये यहाँ पर बनी है या स्पेस से आई है? हुँ, उसमें भी थोड़े से मतभेद है लोगों में, लेकिन हुँ, लगभग लोगों ने कन्फर्म कर दिया है, हुँ, साइंटिस्ट लोगों ने कि ये हुँ, यूनिवर्स ये जो लाइफ अर्थ पे आई है, वो बाहर से आई है। हुँ, तो कॉमेट्स जो थे, हुँ, हम कह सकते हैं कि वो डिलीवरी बॉयज़ हैं, हुँ, जिन्होंने लाइफ को जो है वो लाइफ एलिमेंट्स को जो है वो डिलीवर किया है। हुँ, तो कॉमेट स्वैपिंग थ्योरी हुँ, के अनुसार ये कहा जाता है कि हुँ, लाइफ एलिमेंट जो थे वो कॉमेट में थे। हुँ, कॉमेट ने हमें 2 चीज़ें दी। एक पहला पानी दिया है। हमारे धरती पर जो पानी है, अर्थ की एज से भी ज़्यादा एज हमारे पानी की है। हुँ, ओके, तो ये पानी उन्होंने डिलीवर किया और पानी के साथ उन्होंने हमें डिलीवर किया हुँ, लाइफ एलिमेंट्स। हुँ, तो ये लाइफ एलिमेंट जैसे कॉमेट ने अगर अर्थ पे डिलीवर किए हैं, क्या ये हुँ, मुमकिन नहीं कि दूसरे प्लैनेट पे भी डिलीवर किए होंगे? हुँ, पॉसिबल हुँ, है। हुँ, तो अगर सेम डिलीवरी कर रहा है हुँ, पिज़्ज़ा की हुँ, या लाइफ एलिमेंट्स की डिलीवरी कर रहा है, हुँ, तो इसका मतलब ये है कि
लाइफ जो है डेवलप हुई है अगर किसी दूसरे प्लैनेट पर भी, तो हो सकता है उस प्लैनेट पर रहने वाले जो बुद्धिजीवी जीव हो वो इंसानों की तरह ही दिखते होंगे। ये एक हो गई। दूसरा एंगल इसमें एक आता है, हाँ अभी उसमें पहले एंगल में भी एक बात है कि अगर प्लैनेट छोटा है, बड़ा है, उसकी ग्रेविटी, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, हो सकता है वो हमारे जैसे हो लेकिन उनकी हाइट अलग हो, उनका कलर अलग हो, पॉसिबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल अगर अर्थ पे कोई 100 किलो का है, वही अगर उसको मार्स पे भेजे, सेम आदमी को मार्स पे भेज दो आप, उसकी जो वजन, उसका जो वजन है वो 37 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ ऐसा हो जाएगा, 38 केजी समझ लो उसको, ओके 38 केजी उसका वेट हो जाएगा क्योंकि ग्रेविटी का परिणाम उस पर हो रहा है, राइट। तो वैसे ही दूसरे प्लैनेट पर जो जीव डेवलप हुए हैं अगर वो हमारी तरह ही होंगे, अगर कॉमेट ने सेम लाइफ एलिमेंट्स डिलीवर किए हैं तो मुमकिन है कि लाइफ सेम हो लेकिन थोड़े से बहुत उसमें बदलाव हो सकते हैं। ओके, इसमें एक दूसरा एंगल भी है। अब देखिए, आपको खाना खाना है या फिर इस अर्थ पे जो भी एनिमल्स है, ओके, उनको खाना वगैरह खाना है तो क्या खाएंगे? दो ही तरह के जीव हैं, या तो आप पेड़ पौधे खा सकते हो या फिर आप किसी को काट वाट के खा सकते हो। ओके, पूरी दुनिया में ये चल रहा है, ये सिंपल रूल है हमारे अर्थ के जो लाइफ है उनके लिए। लेकिन हमारे अर्थ पे जो सूक्ष्म जीव हैं, कुछ ऐसे भी हमने पाए हैं जिनका खाना, जिनका भोजन न्यूक्लियर वेस्ट है। न्यूक्लियर वेस्ट मतलब जो आप न्यूक्लियर एनर्जी आप तैयार कर रहे हैं, उससे जो वेस्ट आपको तैयार हो रहा है, उनका खाना ही वही है, उस पर ही वो जिंदा रहते हैं। अब सोचो दूसरे किसी प्लैनेट पर अगर ऐसे जीव रह रहे हैं जिनका भी खाना न्यूक्लियर वेस्ट की तरह ऐसा कुछ है, तो उन कितने अलग हमसे दिखते होंगे। तो एलियंस कैसे दिखते होंगे, जो सवाल मुझे बचपन में आता था, तो उसका जवाब तो दो ही तरीके से दिया जा सकता है। एक, भाई अपने तरह दिखते होंगे, पॉसिबिलिटी है, और दूसरा पूरी तरह से अलग होंगे। बट ये सारी चीजें जो आती हैं, ये एलियंस आए एरिया 51 से। अब अगला जो चीज आ रहा है वो है पैरेलल यूनिवर्स। ओके, जो अभी आप देखोगे अगर कि काफी सीरीज भी बन रही है इस पे, अभी रिसेंटली जो देखी गई थी स्ट्रेंजर थिंग्स, उसके कारण ही बच्चों का दिमाग ज्यादा चलने लगता है कि एलियंस, और इसके कारण लोग ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगे हैं। क्या आपने भी ऐसा नोटिस किया है? देखिए, इंसानी जो मन है ना, या फिर जो आपका ब्रेन है, उसको मिस्टीरियस चीजें समझना, पढ़ना, जानना, देखना बड़ा अच्छा लगता है, और हर लेवल पे वो चल रहा है। अब आप एकदम सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे घरों में क्या चलता है इस देश के, जो खास करके हाउसवाइफ होती है, वो क्या करती है, वो हाँ, वो परिवार में उन्होंने ये किया, उसने इस कलर का कपड़ा पहना था, वो किया था, ये क्या है, ये भी मिस्ट्री है। थोड़ा यही है कि उनकी एनर्जी थोड़ी गलत जगह जा रही है कि अरे वो इसके साथ चली गई, उसके साथ चला गया, ओके, गलत जगह जा रही है, पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम वही कर रहे हैं। लेकिन हमारा मतलब जो स्टूडेंट है वो क्या है, उन्हें भी अरे हाँ, ये स्पेस में ऐसा क्यों होगा, अरे ये ऐसा, ये क्यों है, क्या दूसरा यूनिवर्स हो सकता है, फिर वो पैरेलल यूनिवर्स वगैरह वाली वो चीजें आती है। अब पैरेलल यूनिवर्स होता है या नहीं, इस पर हम समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। ओके, सबसे पहले समझते हैं हमारा यूनिवर्स कैसे बना है। अब हमारा हाथ, पैर, माइक है या फिर कुछ भी है, ये सब कुछ एटम से बना हुआ है, इससे आप सहमत हो? राइट। ओके, तो कितने एटम्स होंगे हमारे पूरे यूनिवर्स में? अनगिनत। नहीं, अनगिनत हम कह नहीं सकते अगर हम पैरेलल यूनिवर्स की बात कर रहे हैं। ओके, अभी देखिए, ये जो एटम्स हैं, ओके, ये एटम्स का एक पैटर्न है। ओके, मतलब कुछ नंबर्स में है कि भाई तुम इतने मान ले 100 दे दिए तुमको, बनाओ इसमें से। ओके, फॉर एग्जांपल बचपन में हम किला नहीं बनाते थे वो दिवाली के समय में, हाँ इतनी मिट्टी मिलेगी तुमको, इसमें तुम बनाओ। उसी तरह से एटम्स हमें उतने मिले हुए हैं, उससे ये यूनिवर्स तैयार हुआ है। अब देखिए, हम थोड़ा स्कूल में चले जाते हैं। आप स्कूल में जब थे तब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे कुछ ग्रेड्स थे, राइट? तो आपके फर्स्ट ग्रेड में रोल नंबर 1 से, अब मान लेते 100 बच्चे हैं, तो नंबर 1 से रोल नंबर 100 है। आप सेकंड ग्रेड में जाओगे, वहां पे चलो कम बच्चे मान लेते 60 ही, रोल नंबर 1 से रोल नंबर 100 है। ऐसा करते करते हम 10 तक चले गए। रोल नंबर्स क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं। नहीं चेंज नहीं हो रहे, कम रिपीट हो रहे हैं ना। राइट। रोल नंबर 1 रिपीट हुआ, 2 रिपीट हुआ, 3 रिपीट हुआ, ओके, रिपीट हुआ ना। हाँ, कम ज्यादा होते होंगे, इसमें कोई इनकार नहीं कर रहा हूं। तो ये जो एटम का स्ट्रक्चर है, क्या ये रिपीट नहीं हो सकता? क्या ये डुप्लीकेट नहीं हो सकता? क्या ये सेम नहीं हो सकता? तो सोचिए, ये जो स्ट्रक्चर हमारे एटम का, मतलब ये यूनिवर्स हमारा है, इसका ये जो स्ट्रक्चर है, और ऐसा का ऐसा कॉपी होके कोई दूसरे यूनिवर्स बना हो तो इसका मतलब हाँ, दूसरे यूनिवर्स में भी कोई एक आकृति होगी। पर क्या वो सेम चीज कर रही होगी? पॉसिबिलिटी अलग भी कर सकती है। ओके, यहाँ पे आप इन्फ्लुएंसर बने हो, वहां पे आप देश के प्रेसिडेंट हो। तो ये बताइए, जैसे ये पढ़ाई की जो बात कर रहे हैं, जो आप इतने इजी तरीके से बता दे रहे हैं, बट एक बहुत कॉमन मुहावरा हमेशा से मैं सुनते आ रही हूँ कि अरे कर ले, ये थोड़ी ना कोई रॉकेट साइंस है। तो क्या रॉकेट साइंस इतना डिफिकल्ट है जो इसको बना दिया गया है, या फिर ये गलत परसेप्शन है? ओके, इसके भी दो एंगल। ओके, मेरा एक एक्सपीरियंस बताता हूँ।
जब इंजीनियरिंग के पहले ही दिन में गया कॉलेज में, और वो प्रोफेसर थे, वो पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि रॉकेट साइंस क्या होता है? रॉकेट साइंस क्या है? रॉकेट है, उसमें आपने कुछ ईंधन डाल दिया, फ्यूल डाल दिया, काउंट डाउन किया, लॉन्च हो गया, सैटेलाइट पहुंच गया स्पेस में, खत्म। इतना ही तो है, इतनी सिंपल चीज है वो, उसमें क्या रॉकेट साइंस है? रॉकेट साइंस में क्या रॉकेट साइंस है? इतना सिंपल ही तो है वो, पहली बात। दूसरी बात, लोगों ने एक जो मुहावरा बनाया है आधुनिक समय के लोगों ने कि ये रॉकेट साइंस थोड़ी ना है, हम कहते हैं यस इट इज रॉकेट साइंस एंड वी मेड इट इजी। हम लोगों ने इसको आसान बनाया है भाई। देखो लॉजिकली देखा जाए ना, डिफिकल्ट है, ओके, डिफिकल्ट यानी कि क्या, आपके उसमें कैलकुलेशंस है, बहुत सारी चीजें उसमें है, लेकिन वो इतना भी नहीं है। ओके, आपने कोई मिल गया मूवी का जिक्र किया था ना, उसमें एक बेहतरीन डायलॉग है, मैं हमेशा ना अपने आप को बताता रहता हूँ जब मुझे कुछ चीजें समझ में नहीं आती है। ओके, वो कंप्यूटर कुछ सिखा रहे होते हैं, उसका बहुत ऐसा अपमान कर रहे हैं, ऐसा कुछ सीन है उसमें। ओके, तो वो बोलता है कि ये कंप्यूटर जो है ना इंसानों ने बनाया है, कंप्यूटर ने इंसान को नहीं बनाया है, राइट। तो इसका मतलब इंसान सीख सकता है। तो मैं कहता हूँ कि हाँ, ये रॉकेट, ये जो भी है, मैथमेटिक्स, ये सब कुछ इंसानों ने अपने दिमाग से ऊपर उसके दिमाग की है। अगर इंसान ने बनाया तो ये अपने को आ सकता है। तो इस देश में या इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, अगर रॉकेट साइंस सीखना चाहे वो सीख सकते हैं। तो हमें हाँ, पता सिखाने का तरीका बेहतर होना चाहिए। जैसे मैंने वो आपको व्हील बताया, उसी तरह से अगर रॉकेट साइंस पढ़ा दिया जाए तो वो और मजेदार हो जाएगा। और मैथमेटिक्स, उससे मतलब मैं कह सकता हूँ, या हम दुनिया भर में जितने भी साइंटिस्ट है वो कह सकते हैं कि ये जो पूरी दुनिया या पूरा यूनिवर्स है, ये मैथ्स ही है। तो जैसे कैसे, कौन सी उम्र में या किस टाइम पे पता चलता है कि हमारे बच्चे को इंटरेस्ट है? जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल देती हूँ, मेरा बेटा है 5 साल का, उसको स्पेस के पजल सॉल्व करना बहुत पसंद है। ओके, ठीक है, तो अभी मुझे नहीं पता, उसे खाना बनाना भी पसंद है, उसे कार से का साथ खेलना भी पसंद है। अब मुझे ये नहीं पता कि उसका इंटरेस्ट किस में है। तो अभी फिलहाल मैंने उसको फुटबॉल में डाला क्योंकि मुझे पता है कि फुटबॉल में उसको इंटरेस्ट है ही है। वैसे ही मैं कैसे डिसाइड करूं कि उसको स्पेस में इंटरेस्ट है या उसको डालना चाहिए, उसको मजा आएगा, ये कैसे डिसाइड करते हैं? ये कैसे पता चलता है? एक पेरेंट के लिए कैसे ये आप इजी बना सकते हैं? करियर डिसाइड करना ना शादी करने की तरह है। ओके, अभी देखिए आप, और ये लव मैरिज की तरह है। ओके, अब आप कॉलेज में हैं, मान लो, और खास करके अगर लड़की हो या कोई भी हो, आपके पास ऑप्शंस है, 4-5 लड़के हैं। ओके, ओके, और आपको भी सिलेक्ट करना, चुनाव करना है उनमें, क्योंकि आपके ऐसे ऑप्शन दिए गए। करियर उसकी तरह ही है, सिलेक्ट करना है। जैसे आपने कहा, खाना बनाना भी पसंद है, स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट है, स्पेस में भी इंटरेस्ट है, बहुत सारे तरह तरह के इसमें इंटरेस्ट है। अब एक इंसान, लाइफ ही इतनी छोटी है हमारी, हम सारी चीजें तो नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ बच्चों को और उन सभी लोगों को, वो सिलेक्ट करो जिसके बगैर आप रह नहीं सकते। शादी किससे करोगे ना, जिसके बगैर तुम रह नहीं सकते। या फिर नहीं, चल जाएगा। इंसान अगर जो लव मैरिज करते हैं वो लोग, वो उसी से शादी करते हैं ना जिसके बगैर रह नहीं सकते। अगर मैसेज कर दिया, 1 सेकंड भी अगर देर हो गई, इंस्टाग्राम पे आप देखते हो 1 सेकंड हो गए, क्यों नहीं रिप्लाई दिया? जब इतनी शिद्दत वाला प्यार होता है तब शादी करते हो, राइट? पर अर्ली साइंस कैसे पता चलेंगे? क्योंकि लव मैरिज की अगर बात करें तो डिवोर्स भी तो उसमें बहुत ज्यादा होते हैं। ये मुमकिन है कि चुनाव गलत होने के बाद डिवोर्स होता है। तो आपने यहाँ पर भी अगर चुनाव गलत कर लिया, अरे मेरे को तो हिस्ट्री पढ़नी थी और मैंने साइंस चुन लिया, तो डिवोर्स होना तय। ओके, सो यही है। तो बचपन में हमें क्या करना चाहिए कि बचपन में जब कोई भी बच्चा है, उसे आप पढ़ने दो, उसे आप हर चीज पढ़ने दो, साइंस पढ़ने दो, उसे आप मैथमेटिक्स पढ़ने दो, उसे आप हिस्ट्री पढ़ने दो, जो भी वो पढ़ना चाहता है उसे पढ़ने दो, जो भी वो करना चाहता है करने दो, वो कुकिंग करना चाहता है उसे करने दो। ओके, मजा आ रहा है ना, आने दो। समय के साथ साथ उनकी समझ डेवलप होगी और उस समय वो तय कर पाएंगे कि हाँ मुझे ये करना। कौन सी उम्र होती है वो? मुझे लगता है कि ये उम्र, अगर मेरी केस में अगर देखा जाए तो हम 8th ग्रेड से 10th ग्रेड के बीच में हमें समझ में आ जाता है। लेकिन इसमें एक लेकिन है, और लेकिन के आगे बड़ा मजेदार चीज है। अगर कोई बच्चा 8 में ही आप करेंगे, हाँ तेरे को जो करना है कर, 8th स्टैंडर्ड में अगर वो चलो आप साइंस पढ़ता हो, ये करता हो, तब नहीं होगा। अगर वो बच्चा बचपन से करते आ रहा है ना, तब वो चुनाव कर सकता है। 8वीं में आप उसे बोलोगे, 8th स्टैंडर्ड में बोलोगे कि हाँ अब भाई तेरे को ना, हम बड़े अच्छे पेरेंट हैं, तू जा जी ले अपनी जिंदगी, तेरे को जो पढ़ना है जो कर, तब वो कंफ्यूज होगा। आपने बचपन में, बहुत से पेरेंट्स मुझे पूछते, हमारा बच्चा अभी ना एकदम खाना नहीं खा सकता अपने हाथ से, और आप उसको साइंस पढ़ाने की बात कर रहे हो, ये क्या ऐसा, हम नहीं पढ़ाने वाले। मैं कहता हूँ यही गलती कर देते हैं। तो कौन सी उम्र है? बचपन की उम्र, उस समय से आप पढ़ाना शुरू कर दीजिए। वहां से ही वो जो है ना, देखिए पसंद नहीं आया ना कुछ,
लोग बोलते हैं कि अरे हम लोगों ने वो क्लास लगाया था, हम्म, वो मैथमेटिक्स का, इसने किया नहीं। हम्म, अरे हमने वो क्लास लगाया था, इसने किया नहीं, इसने आधे में छोड़ दिया, हम्म, उसको पसंद नहीं आया। आपको पता चल गया ना उसको ये नहीं पसंद है, आगे नहीं करेगा वो। राइट। वही अगर 12वीं क्लास में चला जाए, 12th में हम्म, चला जाए और तब उसे पता चले, हम्म, अरे ये नहीं करना था, हाँ, हम्म, आपने कितना समय आपने कितना बर्बाद कर दिया है यहाँ पर। राइट, राइट, राइट। तो जैसे अभी हम मेरे बेटे के बारे में बात कर रहे थे हुँ, कि उसको बहुत इंटरेस्ट है ये सब चीजों में, वैसे ही उसको एक चीज से बहुत डर लगता है, हुँ, वो है ब्लैक होल। ओके। तो ब्लैक होल को जितना मॉन्स्टर दिखाया जाता है, क्या वो सच में है? उसके बारे में क्या है? क्योंकि इट्स अ मिस्ट्री, उसके बारे में बहुत सारी चीजें हमें पता ही नहीं है। हुँ। तो आप अगर उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं तो। देखिए, जैसे इंसान का जीवन है ना, लाइफ साइकिल है, वैसे एक स्टार, एक तारा जो होता है, उसकी भी लाइफ साइकिल है। ओके, तो तारा जब अपने लाइफ के एकदम अंत में चला जा चुका है, तब वो ब्लैक होल बन गया है और हम्म, बड़े तारे ही ब्लैक होल बनते हैं। आपके सन को आप ब्लैक होल नहीं बना सकते हो। हम्म, ओके, हम्म, तो वो कोई ऐसे राक्षस नहीं कि अरे इसको भी खा लिया, उसको भी खा लिया। ऐसा हम्म, होता तो पूरा यूनिवर्स उसमें चला जाना चाहिए, राइट? लेकिन नहीं है। आप अगर ब्लैक होल अगर जा रहा है, ऐसे मान लेते हैं, और कोई स्पेसशिप वहाँ पर है, तब आप गिर जाएँगे ब्लैक होल के अंदर। हम्म, और वो भी अगर आपने आपका स्पेसशिप इवेंट होराइज़न होता है, उसके अगर बाहर पार्क कर दिया है, तो ब्लैक होल आपको खींच के ऐसे अंदर नहीं डालने वाला, हम्म, हम्म, राइट? आपने अगर वो बाउंड्री क्रॉस कर दी, वो उसकी लक्ष्मण रेखा एक समझ सकते हैं हम उसे, हम्म, तब आप वापस नहीं आ सकते। और वापस क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि उसकी जो एस्केप वेलोसिटी है, हम्म, वो इज़ इक्वल टू लाइट है। हम्म, तो लाइट भी उससे जो है हम्म, एस्केप नहीं कर सकती, हम्म, राइट? सो यही है कि जो हमारी समझ है ब्लैक होल के बारे में, राक्षस की तरह खास करके कि अरे एक ब्लैक हम्म, होल तैयार हो जाएगा, सब लोग उसके अंदर गिर जाएँगे, एक बेवकूफ़ी वाली बातें हैं, ऐसा हम्म। होगा नहीं कभी। कहते हैं कि जो रॉकेट लॉन्च हो रहे हैं, ये सब भी एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करते हैं। तो आने क्या वाले ये समय में करते देखिए, हैं? मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो है, इंसान कुछ ऐसा ना ऐसा खोज लेगा जिससे जो भी पॉल्यूशन वगैरह हो रहा है यहाँ से, वो नहीं होगा। लेकिन हाँ, अभी हो रहा है, लेकिन हमें करना चाहिए लेकिन फिर भी, क्योंकि अर्थ की अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप सैटेलाइट से जो आपकी खेती है ना, हुँ, आप उसको वो ज़मीन, क्या उसमें कुछ उग सकता है, नहीं उग सकता है, आप डायरेक्टली सैटेलाइट से आप वो कर सकते हो, राइट? हुँ, किसानों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, हुँ, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, कोई हुँ, तूफ़ान वगैरह आ रहा है, आप ट्रैक हुँ, कैसे करोगे कि हाँ, उसका क्या किस रास्ते जाएगा वो आप सैटेलाइट से कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें जो है निर्भर कर रही हैं। आप अभी आए हैं यहाँ पर हुँ, स्टूडियो में, ओके, वो गूगल मैप वगैरह या फिर कोई भी मैप हो, इंडिया का भी हो, हुँ, वो कहाँ से आ रहा है हुँ, आपका, ओके। हुँ, हुँ, तो बहुत ज़रूरी है स्पेस में जाना, बहुत ज़रूरी है न सैटेलाइट लॉन्च करना, ओके, हुँ। बहुत ज़रूरी है ये चीज़। तो जैसे आपने बोला कि ठीक है, नुकसान तो होता है, बट आप फिर भी अगर देखेंगे तो हमारे देश में जितना ज़्यादा पॉल्यूशन है या जितना ज़्यादा हमारे यहाँ का एयर क्वालिटी खराब है, अगर यूएस, चाइना ये सब हमसे आगे हैं, इसी रॉकेट्स में, स्पेस साइंस में वो ये सब चीज़ें बनाने में इतना आगे हैं, तो वहाँ पर तो हमसे भी ज़्यादा पॉल्यूशन होना चाहिए। तो नहीं, आप उससे ज़िम्मेदार क्यों रख रहे हैं? मुझे अगर कोई वैसी बात भी कर रहा है ना कि पॉल्यूशन, या आप रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं, इस वज़ह से पॉल्यूशन हो रहा है, तो आप उस चीज़ को ज़िम्मेदार क्यों पकड़ रहे हैं? आपकी नदियाँ क्या उसकी वज़ह से खराब हुई? जो पॉल्यूशन आपकी नदियों में, क्या रॉकेट ने वहाँ पे जाके कुछ किया है? नहीं, वो तो मुझे नहीं लगता कि उसका इतना ज़्यादा कुछ ये है। और फ्यूचर में देखिए पॉल्यूशन हो रहा है। आप धरती का नहीं, धरती के बाहर का देखिए, जो आप सैटेलाइट वगैरह वहाँ पर छोड़ देते हो स्पेस में, जब उसकी उम्र खत्म हो जाती है, तब वो वैसे ही घूमता रहता है। तो उसे हम अंतरिक्ष कचरा कह सकते हैं, स्पेस डिब्री कह सकते हैं। राइट। ओके, तो वो गिरता रहता है समय-समय पे अर्थ पे, तो वो एक खतरा है। हाँ, पॉल्यूशन है, लेकिन इस पर उपाय भी तो है। अगर कोई दिक्कत आ रही है, तो कल को अभी बहुत सारे ऐसे ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, ये सोच रहे हैं कि हम किस तरह से ये जो अंतरिक्ष में कचरा फैला दिया है हम लोगों ने सैटेलाइट हुँ, वगैरह हुँ, का, उसको हम कैसा उसका बंदोबस्त कर सकें। तो उस पर उस दिशा में भी कदम बढ़ा रहे हैं लोग। ओके। यस, तो और जैसे अगर हमारे इस देश में देखा जाए, तो हम लोग सिर्फ़ यही समझ पाते हैं कि स्पेस साइंस से हम साइंटिस्ट या एस्ट्रोनॉट बनेंगे। हुँ, जो आज आपने बात कही कि स्पेस में जो हमने कचरा कर दिया है, हुँ, वो सब चीज़ों के लिए भी तो हमें लोग लगेंगे। तो हुँ। वो क्या जॉब्स होंगी जो कि आने वाली हैं या फिर ऑलरेडी हैं जो हमें नहीं पता है? देखिए, नील आर्मस्ट्रांग जब मून पर गए थे, मतलब वो जब 12 लोग जो है वो मून पर गए, तब यहाँ पर अर्थ पर 4 लाख लोगों ने काम किया है। हुँ, और जब वो रिवोल्यूशन आया, या फिर हम कह सकते हैं जब इंसान पहली बार मून पर गया, तब तरह-तरह की चीज़ें डेवलप हुई। हुँ, आज के जो कंप्यूटर्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, हुँ, हम कह सकते हैं वो उस एरा की देन है। हुँ, ओके, उससे पहले कंप्यूटर्स कैसे होते थे? बड़े-बड़े होते थे। हुँ, हुँ, तब एमआईटी ने जो आपके अपोलो गाइनेस कंप्यूटर जो हुँ, बनाए, और फिर आगे जाके उसमें डेवलपमेंट होते आज हम ऐसे कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं। कंप्यूटर कहाँ से आए? वहाँ से आए। प्रोग्रामिंग वगैरह ये बहुत सारी चीज़ें उस समय डेवलप हुई है। स्पेस मिशन के लिए खास तौर के वो तैयार की गई।
तो अभी जो चल रहा है, जो अभी रिसर्च हो रही है, उसमें बहुत सारे जॉब्स तैयार होंगे। उस समय 4 लाख लोग अगर धरती पर काम कर रहे हैं, यानी कि 4 लाख जॉब आपके बने हैं। आप सोचिए आपको स्पेस में या फिर आपको मून पर, आपको मार्स पर सिटी ही तैयार करनी है और वो कोई सपना नहीं रहा है अभी। ओके, आपके रिसर्च स्टेशन मतलब चाइना हो, रशिया हो, यूनाइटेड स्टेट और यूरोप के जो भी कंट्रीज़ हो, ओके, वो लोग अभी आने वाले समय में मतलब 2030 से पहले वहां पर उनका एक रिसर्च स्टेशन वो बना लेंगे। और इंडिया भी अभी आपको भी 2040 से पहले आपके एस्ट्रोनॉट मून पर भेजने हैं, इंडिया को मून पर भेजने हैं। ओके, इंडिया का भी प्रोजेक्ट है कि वहां पर हम एक सिटी तैयार कर ले, आगे जाके फ्यूचर में रिसर्च स्टेशन तैयार करें। हम मार्स पर भी जो है इंसानों को जो है वो भेजेंगे। तो ये सब कुछ होते हुए मतलब जब हो रहा है तो कितने सारे जॉब्स, मतलब करोड़ों में जॉब जो है अभी स्पेस सेक्टर से रिलेटेड जो है वो तैयार होंगे। हाँ, इसमें आपको डॉक्टर्स हैं, आपके इंजीनियर्स हैं, तरह-तरह के लोगों की यहाँ जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे चाइना ने अभी अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च कर दिया, हुँ। हमारा कब तक के होगा? क्या उम्मीद है हमें? 2035 तक देखिए जितना अभी इसरो कर रहा है कि बीएएस भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो बनेगा, 2035 तक हमारा बन के तैयार हो जाएगा। ओके। जितने मैंने इसरो के साइंटिस्ट से भी बात की, हुँ। ओके, और जो अभी अखबारों में भी आप देखेंगे तो 2035 एक बेस्ट टाइम है, उस समय हमारा स्टेशन बन के तैयार हो जाएगा। तो इससे स्पेस टूरिज्म जो निकल के आएगा, हुँ। उसके बारे में क्या विचार है? क्या वो सबके लिए रहेगा या इट विल बी ओनली फॉर रिचेज़, या फिर जिनको जैसे स्कूबा डाइविंग सब लोग नहीं कर सकते हैं हुँ। ना, अभी वैसे के ही? समय में तो देखिए वो अमीर लोगों के लिए ही है, हुँ, ओके। जितने भी लोग ब्लू ओरिजिन जो कंपनी है हुँ, जेफ बेज़ोस की, हुँ, हाँ, अभी आप अमीर हैं तो आप अफ़ोर्ड हुँ, कर सकते हो उसका टिकट और आप जा सकते हो। वो 10-12 मिनट की आपकी फ्लाइट होगी, हुँ, स्पेस फ्लाइट होगी और आप जाके वापस आ सकोगे, ओके। लेकिन आते समय में जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास अभी मोबाइल फ़ोन है हुँ, आपकी जेब में, ये भी एक समय में अमीर लोग ही अफ़ोर्ड कर सकते थे। हुँ, लेकिन आज मिडल क्लास भी हुँ, अफ़ोर्ड कर पा रहे हैं, राइट? हुँ, हुँ, तो आने वाले समय में हुँ, हम कह सकते हैं, मेरे अंदाज़े से अगर हम देखें तो 2035 या 40 के बीच तक ये मिडल क्लास लोगों के लिए भी जो है अफोर्डेबल हो जाएगा। तो वो ऐसा समय आएगा। फिर हुँ, आप सबऑर्बिटल स्पेस फ्लाइट होगी, यानी कि आप यहाँ मुंबई से निकले हो और आप जाके न्यूयॉर्क में उतरे हो, पर आप स्पेस हुँ, थ्रू गए हो। आप हुँ, यहाँ से आपने लॉन्च किया, आप स्पेस में गए और आप उतरे कहाँ पर? हुँ, न्यूयॉर्क में। हुँ, तो ये आपने आधा ही चक्कर लगाया, तो हुँ, सबऑर्बिटल स्पेस फ्लाइट होगी। हुँ, कुछ ऑर्बिटल होगी, ये एक चक्कर आपने धरती का लगाया, आप वापस आ हुँ, गए और हुँ, उसके भी आगे जाके हुँ, आप मून पर ही एक टूरिस्ट बन के चले गए, ओके। हुँ, तो हुँ, उसमें कुछ बिलियन डॉलर्स लगेंगे उस टिकट के लिए। हुँ, ये एलन मस्क और एक युसाकू मिज़वा थे, हुँ, हुँ, ओके, उनको हुँ, वो मून पर ले जाएँगे एज़ अ स्पेस टूरिस्ट। उन्होंने अनाउंसमेंट की थी। अब तक कब तक ये पूरा होगा अभी बताया नहीं जा सकता, लेकिन हुँ, हाँ, स्पेस टूरिज़्म की दिशा में जो है हम बढ़ रहे हैं हुँ। और आने वाले समय में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री होगी। तो जैसे हम एलियंस के बारे में बात कर रहे थे कि हुँ, वो कैसे दिखते हैं, क्या कैसे होंगे, हुँ। उसी से ही मुझे ये ध्यान में आ रहा है कि जो हमने गोल्डन रिकॉर्ड्स जो भेजे, उसमें हमारे सुनने में है कि हमारे इंडियन लैंग्वेजेस भी हैं। और ये सब का फ़ायदा क्या हुआ? क्या कुछ हमें इससे कुछ ओके, इन्फॉर्मेशन तो मिली या देखिए क्या नहीं हुआ? देखिए, क्या है कि एलियंस कौन-सी भाषा समझते होंगे? हुँ, पहली बात समझ लीजिए, हमें नहीं पता। हुँ, उनके बारे में हमें कुछ पता नहीं या वहाँ पर जो होंगे उन्हें हमें हमारे बारे में जो है वो कुछ नहीं पता। ओके, सो यहाँ पर उन लोगों ने क्या किया, मतलब हम कह सकते हैं कि ग्रेट साइंटिस्ट थे कार्ल सेगन और मैं उन्हें बहुत विद्वान मानता हूँ। जो काम मराठी में जयंत नार्लिकर सर ने किया है, वो हुँ, इंग्लिश में कार्ल सेगन ने पूरी दुनिया के लिए किया है। हुँ, हुँ, द ग्रेटेस्ट साइंस कम्युनिकेटर, द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट उस समय के। ओके, तो इन लोगों ने क्या किया, मतलब ये नासा वाले लोगों ने क्या किया, एक गोल्डन रिकॉर्ड तैयार किया। पहले समझते हैं कि उसमें हुँ, इंडियन लैंग्वेजेस क्यों भेजी, इसके हुँ, लिए समझना पड़ेगा गोल्डन रिकॉर्ड क्या है। हुँ, हुँ, ओके, पुराने ज़माने में वो फ़ोनोग्राफ रिकॉर्ड्स आते थे, ऐसे हुँ, वो गोल-गोल हुँ, घूमते थे, फिर हमको हुँ, गाना सुनाई देता था, हुँ, एक बंगला बने न्यारा वगैरह, वगैरह वाला। राइट। ओके, हुँ, तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया उस गोल्डन रिकॉर्ड में हमारी आवाज़ें भेजी, यानी हुँ, इंसानों की बच्चा रो रहा है, ओके, हुँ, चिंपांज़ी की आवाज़ें, ट्रेन की आवाज़ें, तूफ़ानों की आवाज़ें, हुँ, ऐसे उसमें उन्होंने आवाज़ें जो है वो रिकॉर्ड करके डाल दी। हुँ, कुछ इमेजेस भी हुँ, डाले, कुछ कलरफुल है, कुछ ब्लैक एंड व्हाइट है, जैसे ताजमहल की इमेज भी उसमें उन्होंने डाली। हुँ, ओके, ट्रैफिक की इमेजेस भी डाली। हुँ, प्लेन होता है कि हाँ, हम प्लेन से भी सफ़र करते हैं, वो प्लेन की इमेज भी उसमें उन्होंने डाली, ओके। हुँ, हुँ, और साथ ही साथ उसमें कुछ ग्रीटिंग्स भी भेजी। ग्रीटिंग्स हुँ, यानी कि जैसे हम कहते हैं ना, हाय, हेलो और हुँ, थैंक यू, चलते हैं हुँ, वगैरह हुँ, वाली हुँ, बातें। तो उन्होंने उसमें इंडियन हुँ, लैंग्वेजेज़ में भी ग्रीटिंग डाली और ये इस उम्मीद में कि वो जो अगर डिकोड करते समय में उन्हें कोई भी एक भाषा समझ में आ गई, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उन्हें मराठी समझ में आ गई, तो उसके हिसाब से वो हमसे कनेक्ट कर सकें। या हुँ, कि अगर कल को उन्होंने वो देख लिया गोल्डन रिकॉर्ड, ओके, सुन लिया हुँ, और पता नहीं ना कौन-सी इंग्लिश समझ में आएगी, रशियन समझ में आएगी, कौन-सी भाषा समझ में आएगी। हुँ, अगर उन्हें मराठी समझ में आ गई, हिंदी समझ में आ गई, बंगाली समझ में आ गई, ओके, हुँ, हुँ, तो उसको समझकर वो हमसे कम्युनिकेट कर सकेगा फ्यूचर में, हुँ, उस लैंग्वेज का यूज़ करके। वैसे तो यूनिवर्सल लैंग्वेज मैं मानता हूँ बाइनरी है, 0 1 हुँ, 0 1 0 जो हुँ, हुँ, कंप्यूटर की भाषा है, हुँ, ओके, लेकिन उम्मीद में हुँ, साइंटिस्ट लोगों ने वो भेजा है और उसमें हमारे सिर्फ ग्रीटिंग्स ही नहीं है, एक गाना भी है मराठी का, जात कहा एक राग है,
वो भी भेजा गया है इंडिया से। तो बस उम्मीद में हमने भेजा हुआ है, अभी उसका उम्मीद हाँ, का वो हमको एक पता कहावत नहीं नहीं, कब वो एक क्या हो। कहावत है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो हमने राइट। इसे अंधेरे में तीर चलाया है, अगर बैठ गया तो बैठ ठीक। गया। अभी यहाँ पर समझने की बात ये है कि हम्म। फ्रैंक ड्रेक नाम के एक साइंटिस्ट है। हम्म। अब एलियंस होते हैं या नहीं, हम्म। जैसे दुनिया भर में और यूट्यूब पर चल रहा है अफवाह कि है या नहीं है, तरह-तरह की बातें। लेकिन उस बंदे ने साइंटिफिक स्टडी की। उन्होंने एक इक्वेशन बनाया जिसका नाम था ड्रेक इक्वेशन। हम्म। और इस ड्रेक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें पता चल सकता है कि हमारे यूनिवर्स में कितनी डेवलप्ड एलियन सिविलाइजेशंस है। हम्म। जैसे इंसानी सिविलाइजेशन, ह्यूमन सिविलाइजेशन हम्म। या अर्थ पे रह रही है, वैसे और ऐसे कितने प्लैनेट होंगे जहाँ पर एलियंस माने कि दूसरे जीव है जो डेवलप है, हम्म। उन्होंने वो इक्वेशन बनाया ड्रेक इक्वेशन। हम्म। ओके, अब जब उन्होंने उस समय में जब ये इक्वेशन तैयार किया था, तो हमारे पास डेटा नहीं था। आपने फॉर्मूला तो बना दिया, पर आपका वो डेटा कहाँ है उसमें कैलकुलेट करने के राइट लिए? राइट। मैं आपको बोलूँ कि ये लो, ये फॉर्मूला है, जाओ कैलकुलेट कर लो। बोलोगे डेटा तो दो, नहीं है डेटा, ओके। लेकिन अब जैसे समय बदला, हमारे पास डेटा आ गया, हमने यूनिवर्स की स्टडी की, ओके। तो साइंटिस्ट लोगों ने आधुनिक समय में सुपर कंप्यूटर की हेल्प से कैलकुलेट किया और उन्हें पता चला कि हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे, उस मिल्की वे में 36 डेवलप्ड एलियन सिविलाइजेशंस हो सकते हैं। अब ये जब रिसर्च आई थी तब मैंने कहा था कि नहीं, ये तो हमारी समझ अभी भी यूनिवर्स के बारे में और हमारी खुद की गैलेक्सी के बारे में कम है। तो जैसे-जैसे डेवलप होता जाएगा, हमारा नॉलेज बढ़ेगा, ज़्यादा होगा। फिर नई रिसर्च आई उस पर और उन्होंने कहा कि हाँ, ज़्यादा हो सकते हैं, 36 जो है नंबर हमने थोड़ा कम ही प्रेडिक्ट किया हुआ है। तो अगर जैसे आप ये पता चल चुका है कि 36 से ऊपर एलियन सिविलाइजेशंस हैं, तो हम अभी तक ये ढूंढ क्यों नहीं पाए, या हम किसी को मिल क्यों नहीं पाए अभी तक? ओके, बड़ी अच्छी बात है ये कि हमें उन्हें मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि चलिए आपके पार्किंग में कार है, वो आपने निकाली और अब चले यार चलो एलियन से मिलने जाते हैं, ऐसा होगा। स्टडी में ऐसा पाया गया कि फर्स्ट डेवलप्ड एलियन सिविलाइजेशन जो है, हमारी अर्थ से 17,000 लाइट ईयर के डिस्टेंस पे रह सकती है। यानी कि लाइट जो कि यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करती है, वही लिमिट है हमारे यूनिवर्स का, 1 सेकंड के लिए 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल करती है। उसको भी हमारे अर्थ से उनके प्लैनेट तक पहुँचने में 17,000 ईयर्स का टाइम लगेगा। तो हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि हम वहाँ तक पहुँच सकें। ओके, और इससे ये भी साबित होता है कि एलियंस वहाँ पर अगर है, तो उनके पास भी वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो हमसे मिलने आ सके। राइट। तो जैसे आपने कहा कि दूसरी जो एलियन सिविलाइजेशन है शायद वो उतनी डेवलप नहीं है, हुँ, तो जो अपने स्पेस जो अपने सोलार सिस्टम में अभी ओमुआमुआ आया था, क्या हुँ। वो उनका स्पेसशिप नहीं हो सकता? हाँ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि साइंटिस्ट लोगों में या फिर जो एक्सपर्ट है, उनमें ही मतभेद है कि वो हो क्या सकता है। सबसे पहले एक बात समझ लेते हैं, हमारे सोलर सिस्टम की बात कर लेते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, उनकी एवरेज स्पीड अगर देखें, एवरेज स्पीड की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो एक 30 किलोमीटर पर सेकंड पर हुँ, है, हुँ, ओके। हुँ, लेकिन जो ओमुआमुआ आया था, हुँ, जो दूसरी सोलर सिस्टम से हमारे सोलर सिस्टम में आया और ये पता लगता है कि जिस सोलर सिस्टम से हमारे सोलर सिस्टम में आया, उसमें भी वो किसी और सोलर सिस्टम से आया था, हुँ, ओके। हुँ, ये जो ऑब्जेक्ट आया, एक तो हुँ, उसकी जो स्पीड है, वो हुँ, थी 87.33 समथिंग ऐसी कुछ किलोमीटर पर सेकंड। हुँ, ओके, तो इतनी स्पीड से ये ऑब्जेक्ट जा रहा है। हुँ, इसने एस्केप कर लिया सन की ग्रेविटी को भी, हुँ, मतलब वो हुँ, उसकी ग्रेविटी में फँसा नहीं रहा। हुँ, ओके, और अब ये जा रहा है, पता चल रहा है कि वो दूसरे सोलर सिस्टम की ओर जा रहा है। हुँ, ओके, तो इतनी स्पीड से वो हुँ, ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रैवल कर रहा है। हुँ, अब वो मेटल से भी बना हुआ है, उसमें मेटल एंड रॉकी बॉडी दोनों, हुँ, मतलब दोनों चीज़ें उसमें हैं। हुँ, तो हो सकता है आप ये कहें कि अरे आपके कॉमेट्स या सॉरी आपके एस्टेरॉइड्स भी तो होते हैं मेटल हुँ, के बने हुए। हुँ, लेकिन इसकी स्पीड को देखते हुए, ओके, हुँ, और जिस तरह से ये सिगार की तरह सा एक हुँ, ऑब्जेक्ट था और जैसे हुँ, वो जा रहा था, हुँ, साइंटिस्ट लोगों ने पाया कि अरे पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि ये किसी दूसरे दुनिया के, मतलब हुँ, दूसरे एलियन सिविलाइजेशन के स्पेसशिप हो। हुँ, ओके, वो हमारी ओर आया हो और उसने पिक्चर्स वगैरह क्लिक की हो। हुँ, ऐसे तरह-तरह की थ्योरीज़ जो है वो चली। हो हुँ, सकता है उसमें सच्चाई भी हो और हो सकता है सच्चाई ना हुँ, भी हो। लेकिन ये ऑब्जेक्ट दूसरे सोलर सिस्टम से आया है, उसकी गति को देखते हुए, उसकी ट्रैजेक्टरी को स्टडी करते हुए, एक शक तैयार होता है कि हो सकता है कि वो एलियन हुँ, शिप हो। हाँ, अब हुँ, थोड़ा लोगों ने सोचा भी था कि एक काम करते, हुँ, हम क्या करेंगे, एक स्पेसशिप तैयार करेंगे, हम ओमुआ की ओर भेज देंगे हुँ, और हम जाएँगे और उससे कम्युनिकेशन हुँ, एस्टेब्लिश करने का कोशिश हुँ, करेंगे। अगर मान लो उसने हमारे सिग्नल्स कैप्चर कर लिए हुँ, या फिर उसने हमें भेजे, तो समझ लो कि ये है। हुँ, अब उन्होंने सोचा था और 2051 तक हुँ, ओमुआ जहाँ भी है, हुँ, वहाँ तक पहुँचने में उनको वो समय लगने वाला था। लेकिन अभी हुँ, तक उस मिशन कुछ के हुआ बारे नहीं में है। कुछ अभी ज़्यादा अपडेट नहीं है। ओके। शायद ड्रॉप भी किया वो प्लान। हुँ, हुँ, ओके। तो जी। जैसे अभी हम एलियंस पैरेलल यूनिवर्स ये सब के हुँ, बारे में बात कर रहे थे, वैसे ही एक और बहुत ही कॉमन सवाल लोगों के दिमाग में आता हुँ, है अबाउट टाइम ट्रैवल। ओके। मूवीज़ तो बहुत हुँ। देखी हैं, बट सच्चाई क्या है? क्या वो मूवीज़ में जो दिखाते हैं वो सच है या कुछ और सच है? मिचियो काको नाम के जो साइंटिस्ट हैं, उनकी अगर हम बात मानें, वो कहते हैं हमारे पास
पूरा थ्योरेटिकल नॉलेज है कि कैसे टाइम मशीन बनाई जाए। अब ये इंजीनियर लोगों की प्रॉब्लम है कि भाई तुम टाइम मशीन बनाओ। तो इंजीनियर्स बनाने में फेल हो रहे हैं टाइम मशीन। ओके, हम्म, उनके अगर हम बात माने तो ओके। हम्म, पर टाइम ट्रैवल बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर हमें टाइम ट्रैवल करना है। हम्म, अब देखिए, जैसे मैंने कहा कि कोई भी चीज है, हम्म, ओके, हमारे यूनिवर्स में लाइट सबसे ज्यादा मतलब फास्टेस्ट जा रही है वो। हम्म, तो कोई भी चीज़ हम देख रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये माइक देख रहे हैं, आप हम्म, मुझे, मैं आपको देख रहा हूँ, ओके। हम्म, तो ये किसके फॉर्म में देख रहे हैं हम? लाइट है, वो हम्म, रिफ्लेक्ट कर रही है, तभी हम्म, हम देख पा रहे हैं। हम्म, यानी कि लाइट के अंदर कुछ डेटा है। हम्म, अब देखिए कि अगर मान लो कोई ऐसा 10 लाइट ईयर के डिस्टेंस पे कोई एक प्लैनेट है, हम्म, ओके, हम्म, और वहाँ पर कुछ ऐसा एक मिरर अगर लगाया गया है, ओके, हम्म, जहाँ पर एकदम सब कुछ दिख रहा है, हम्म, तो लाइट वहाँ तक जाने में 10 साल का टाइम लगेगा, हम्म, ओके। हम्म, तो उस उनके मिरर में जो दिखेगा, वो 10 साल पहले की अर्थ दिखेगी, अच्छा। ओके। यानी कि हम्म, अभी 2025 है, उनको हम्म, 2015 ही हम्म, जो है वो दिखेगा। हम्म, ओके, यानी कि इससे साबित क्या होता है कि अगर आप लाइट के स्पीड से ज़्यादा ट्रैवल करना आपको मुमकिन हो गया, तो हम्म, आप टाइम ट्रैवल कर सकते हो। तो मिचियो काकू उनकी जगह पे राइट है, सही हम्म, है हम्म, कि अगर हम लाइट की स्पीड को बीट कर देते हैं किसी न किसी हम्म, तरीके से, तो हम्म, हमारे लिए पॉसिबल होगा कि हम जो है वो हम्म, टाइम ट्रैवल जो है वो कर पाएँगे। हम्म, ओके, तो उसमें बड़े तरह-तरह की चीज़ें हैं कि मान लो ग्रैंडफ़ादर पैराडॉक्स है कि हम्म, मान लो आपने जो है टाइम ट्रैवल करने के लिए टाइम मशीन बना ली हम्म, और आप चले गए पास्ट में और आपने आपके दादाजी जी को ही मार दिया। हम्म, दादाजी मर गए तो फिर राइट। पिताजी नहीं होंगे, पिताजी नहीं होंगे तो तुम नहीं होंगे और तुम नहीं होगे तो तुम टाइम मशीन भी नहीं बनाओगे। राइट। तो एक लूप तैयार हो जाएगा और अब तुम उस लूप में फँस जाओगे। हम्म, इस तरह-तरह की चीज़ें हैं, हम्म, लेकिन ये साबित तभी होगा कि जब आप बना पाओगे। हम्म। तो इस पे क्या काम चल रहा है? क्या हम इंडियंस में या कहीं नहीं, हमारे ऐसे यहाँ भी ये सब चल रहा जो है? स्पेस एजेंसीज़ हैं उनका काम तो स्पेस रिसर्च और इनके लिए चल रहा है। अब तक तो कोई स्पेस एजेंसी सामने नहीं आई जो कि टाइम मशीन, अब हुँ, हमने प्रोजेक्ट ले लिया कि हम टाइम मशीन बनाएँगे, हुँ, ऐसा तो नहीं कोई कर रहा है। हुँ, हाँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे ज़रूर हैं जो इस पर वर्क कर रहे हैं कहीं न कहीं। जैसे मिचियो काकु हैं, ओके, हुँ, उन्होंने कहा कि थ्योरेटिकल नॉलेज है हमारे पास अभी, अब इंजीनियर लोगों का प्रॉब्लम है। हो सकता है ये कहीं न कहीं दुनिया के किसी कोने में कोई इंजीनियर जो है वो टाइम मशीन बना रहा हो। इससे एक याद आता है, हमारे हुँ, बच्चों ने मतलब हुँ, जो हमारे स्टूडेंट हैं एस्ट्रोमैजिका के, हुँ, उन्होंने एक कोशिश की थी कि हम सर एक ऐसी मशीन बना लेते हुँ, जो फ्यूचर से पास्ट में और पास्ट से फ्यूचर में जो है वो मैसेज भेज सके। लेकिन हुँ, अगेन, जैसे मिशियो काकू हुँ, बोलता है कि इंजीनियर लोगों का प्रॉब्लम है, थ्योरेटिकली तो उन्होंने सब कर लिया और हमारे हुँ, कुछ एक्सपर्ट ट्यूटर्स और मैं हुँ, भी पर्सनली उसमें था। हुँ। हम लोगों ने वो थ्योरी तो सारी हमने तैयार कर ली, लेकिन हमें दिक्कत आई वहाँ पे, तो हम लोग भी कोई एक्सपेरिमेंट कर नहीं पाए कि पास्ट में फ्यूचर, फ्यूचर में पास्ट जो है मैसेज भेज सको। तो जैसे अगर आप देखो अपना ही अगर आप हिस्ट्री देखो, अपने वेद, पुराण, ग्रंथ देखो, हुँ, तो उनमें कई बार टाइम ट्रैवल के बारे में ज़िक्र किया गया है। ओके। पर जैसे हमारी बहुत सारी चीज़ें दबा दी गई, हमें ही नहीं पता चली। हुँ। क्या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं या हमारे ग्रंथों में ऐसे ऑलरेडी चीज़ें बताई गई होंगी जो हम शायद ढूँढ ना पाए हों या फिर हम ढूँढ रहे हों ऑलरेडी? ओके, देखिए, पुराणों की अगर हम बात करें, तो भारतीय पुराणों में ऐसी-ऐसी चीज़ें आपको निकल कर आएगी ना कि आपको लगेगा अरे हाँ, जैसे टाइम ट्रैवल हो गया, हुँ, आपका सिमुलेशन का हो गया, ओके, हुँ, जो कनेक्ट करती है चीज़ें कि आप जब पढ़ने लग जाते हो, ओके, हुँ, जैसे कहा जाता है कि रामायण जो है पहले लिखी गई, हुँ, बाद में रामायण जो है जो हुँ, घटनाएँ हुई उसकी बाद में हुँ, घटी, ओके। हुँ, हुँ, तो ये दर्शाता है कि शायद किसी ने हुँ, जो है फ्यूचर पहले देख लिया हुँ, एंड देन जो है वो फ्यूचर जो है वो हुँ, हुआ, हुँ, ओके। हुँ, तो इस तरह ये इशारा करती है, लेकिन ये चीज़ें जो है आप वहाँ से चीज़ें निकाल के आप उसको डुप्लीकेट नहीं कर सकते हो। हुँ, आपका लिमिट है या फिर हुँ, हुँ, कुछ जो साइंटिफिकली चीज़ें चाहिए आपके हुँ, पास है, जो इक्विपमेंट्स चाहिए वो आपके पास नहीं है, हुँ, तो आप वो नहीं कर सकते या फिर हुँ, हो सकता है उन्होंने वो कल्पना मात्र लिखी कि हुँ, ऐसा-ऐसा जो है वो हुँ, अ, हो सकता है। हुँ, जैसे हम साइ-फाई स्टोरीज़ लिखते हैं उस तरह से वो लिखा हो या फिर हो सकता है वो सच भी हो। महाभारत में एक ज़िक्र आता है कि जो किंग काकोदमी थे, उनकी बेटी रेवती के लिए उन्हें एक अच्छा हस्बैंड ढूँढना था। तो वो ब्रह्मा जी के पास चले गए और जब वो लौटे, हुँ, तब धरती पर हज़ार वर्ष बीत चुके थे हुँ, और जो लोग उन्हें जानते थे, वो हज़ार वर्ष पहले चले गए, टाटा खत्म, बाय-बाय हो गया उनका। नए हुँ, लोग आए थे, नई पीढ़ी आ गई थी। हुँ, हुँ, ओके, तो यहाँ से हज़ार वर्ष बीते। ये ऐसा क्यों हुआ? तब जब उन्हें पूछा, तब उन्हें पता चला कि समय जो है, धरती जो हुँ, आपका मृत्यु लोक है, जिसे मृत्यु हुँ, लोक उस समय में कहा गया, तो धरती जो है, यहाँ पर समय अलग चलता है। हुँ, ब्रह्मा जी के इधर का टाइम जो है, वो अलग चल रहा है। अब चलिए, हुँ, कुछ लोग इसे सच मानेंगे, कुछ लोग इसे झूठ मानेंगे, लेकिन अगर हम साइंस के पर्सपेक्टिव से देखें, तो ये आता है टाइम डायलेशन में। नाउ व्हाट इज़ टाइम डायलेशन? और ये डिफरेंट है थोड़ा टाइम ट्रैवल से। हुँ, ओके, टाइम ट्रैवल तो क्या है, बच्चे-बच्चे, मैं तो अगर टाइम ट्रैवल और टाइम डायलेशन की बात करें ना, तो मैं कहता हूँ कि टाइम ट्रैवल की जिसने बात की, हुँ, वो एबीसीडी कह रहा है हुँ, और जो टाइम डायलेशन की बात करेगा, हुँ, उसने इंग्लिश बोलना सीख लिया है। हुँ, ओके, हुँ, और
वेद पुराणों की अच्छी बात मुझे ये लगती है कि ये लोग सिर्फ टाइम ट्रैवल ही तक फंसे नहीं रह गए, टाइम डायलेशन का भी जिक्र है यहाँ पे। ओके, देखिए टाइम अलग अलग चलना मतलब क्या है? द फास्टर यू मूव द स्लोअर यू फील, द स्लोअर यू मूव द फास्टर यू फील। ओके, अब इसका मीनिंग समझ लेते हैं। आपका प्लैनेट अगर बहुत गति से घर 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 घूम रहा है तो आपको स्लो फील होगा, यानी कि उम्र जो है वो कम कम बीतेगी। ओके, और वही आपका प्लैनेट अगर स्लो एकदम कछुए की तरह चल रहा है तो आपकी उम्र जो है वो फास्ट फास्ट जो है वो बीतेगी। ये टाइम डायलेशन है। अगर हम साइंस की बात करें, हमें पढ़ाते भी है बच्चों को, और बच्चों को बड़ा मजा आता है, अरे मेरी उम्र क्या हो गई क्या हो गया, ऐसे स्पीड से जाता हूँ, ऐसे ये करता हूँ। तो ये इसका जिक्र आता है हमारे महाभारत में। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो है महाभारतों से, पुराणों से, वेद पुराणों में जो है हमारी आई हुई है। अब सच और झूठ के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, तारीफ उन लोगों की करते हैं जिन्होंने ये लिखा। मतलब जहां पर दुनिया, आप अगर ये यूएस देखेंगे तो ये 400-500 साल पहले ये बसा हुआ देश है। मतलब जब ये आदिवासियों का जीवन बिता रहे थे यूएस में, तब हमारे यहाँ इतने विद्वान लोग थे कि उन्होंने टाइम ट्रैवल, टाइम डायलेशन, धरती गोल है ये दुनिया को बताने वाले हम लोग हैं। 0 to 9 तक के जो नंबर है जो यहाँ पर डेवलप हुए, फिर अरेबियन लोग उसे लेके चले गए, उन्होंने उसे हिंदसा कहा, और अरब से फिर 0 जो है यहाँ पर यूरोप में चला जाता है। और उसकी भी एक इंटरेस्टिंग बात है, 0 जो है हम लोगों ने खोजा। अब बहुत से लोग कहते हैं आर्यभट्ट ने खोजा, आर्यभट्ट को 0 पता था, लेकिन आर्यभट्ट से पहले भी 0 का इस्तेमाल इस देश में होता था, अब उसको लिखा नहीं गया था। और आर्यभट्ट ने भी 0 मतलब 0 जो हम ऐसे निकालते हैं ना, वैसा नहीं, आर्यभट्ट ने 0 को ख कहा है। उनकी जो किताब आर्यभट्ट या अगर आप पढ़ेंगे तो उन्होंने क्या किया, अब उस समय में एपिक्स कहते हैं ना हम लोग, तो वो लोगों की परंपरा थी कि कविता के फॉर्म में काव्य के फॉर्म में हम इसे कहेंगे। आर्यभट्ट ने भी जब आर्यभट्टिया लिखी तब उसे भी उसने कविता के ऐसे फॉर्म में लिखा, श्लोकास के फॉर्म में उसने जो है उसे लिखा हुआ है। ओके, तो उसमें अब 0 तो कैसे किया जाए, तो उन्होंने 0 को ख लिखा है। आर्यभट्ट के बाद ब्रह्मगुप्त आते हैं। ओके, और ब्रह्मगुप्त, अब जैसे कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होती है देश दुनिया भर में, उस समय में भारत बहुत आगे था, तो मैथमेटिक्स के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस हुई भारत में, जहां ब्रह्मगुप्त ने कहा कि मैंने जो है वो शून्य की खोज की है। अब वहां से अरब देश से लोग आए हुए थे, बोले 0 की खोज, 0 होता क्या है भैया? तो बोला शून्य यानी कि किसी का भी ना होगा। और पहली बार उस बंदे ने जो है 0 के रूल्स जो है समझाया दुनिया को। अब ये 0 वो लेके चले गए यूरोप में, और 0 एक खजाने की तरह था। अरेबियन लोगों ने उसको इतना संभाल के रखा कि वो यूरोपियंस को सिखाना ही नहीं चाहते थे कि हम हिंदुस्तान से ये नॉलेज लेके आए हैं। तब यूरोप में जो लोग थे उन्हें पता चल गया कि ये इंडिया से कुछ तो लेके आए, लेकिन हमको दिखा दे नहीं रहे हैं। और जो अरेबियन लोग थे उनके यूनिवर्सिटीज में मुसलमानों को ही जो एंट्री थी, तो एक इंसान ने, यूरोपियन एक इंसान ने, अल्लाह समथिंग ऐसा कुछ उसका नाम था, उसने वेश धारण किया एक मुसलमान का, और उन्होंने कहा मेरे जैसा सच्चा मुसलमान हो ही नहीं सकता तुम्हारे इस देश में। और ये करके उसने जो है उनके यूनिवर्सिटी में प्रवेश पा लिया, एंट्री पा ली, और फिर उसने वो गणित और खास करके 0 सीखा, और वहां जैसे उसे पता चला कि यहाँ 0 है, वो लेके फिर यूरोप में चला गया। तो एक बात बताइए इससे कि जैसे इस तरह से फिर दुनिया में फैली, साफ करती। तो जैसे बहुत सारी चीजें हमारे पास ऑलरेडी हैं, बट हमसे पहले दूसरे लोग कैसे उसको करते हैं? देखिए, आर्यभट्ट का जमाना था, या फिर आपके पास नालंदा यूनिवर्सिटी थी, आपके पास इतना सारा ज्ञान था। ओके, ये सब कुछ समय के साथ साथ चला गया। कुछ आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया, जला दिया। जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी 3 लाख किताबें समथिंग जो है उसमें थी, वो जला दी, और हमारे लोगों ने उसको संभाल के भी नहीं रखा। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग रिकॉर्ड्स नहीं रखते। ओके, अंग्रेज लोग, मुझे लगता है कभी कभी शासन ही इसलिए कर पाए, एक तो वो रिकॉर्ड्स रखते थे और दूसरा वो प्रेडिक्शन करते थे। 10 साल बाद यहाँ पर मैं क्या बनाऊंगा ना, वो अंग्रेज करके रखता था, इंडियन लोग नहीं करेंगे। अब 10 साल बाद वो चीज वैसी की वैसी पड़ी रहेगी। ओके, तो इंडियन लोग, मैंने आज करके इंडियन ना, पुराने भारतीयों को हम दोष नहीं दे सकते, वो इतने विद्वान लोग थे। ओके, नालंदा यूनिवर्सिटी हो या फिर आपका मोहनजोदारो सभ्यता हो, ओके, ऐसी सभ्यता जितनी महान सभ्यता थी उस समय की। ओके, यानी कि आपके जो आप वेस्टर्न टॉयलेट्स आप बोलते हो, ये पहले कहाँ पे आए? अपने पास इंडिया में ही तो थे कि आप ऐसे बैठना चाहिए बाबा बाथरूम जाते वक्त, या शावर लेना चाहिए, ये कहाँ पे? उस सभ्यता की खोज है वो। ओके, बाद में यूरोपियंस वगैरह ने भी ये चीजें जो है वो की हुई है। हाँ, लेकिन हम सब लोग जो है रिकॉर्ड्स रखने में जो है असफल रहे। हमारी ये बुरी आदत कह सकते कि हम कह सकते कि हम इस देश की नालायक पीढ़ी है, या फिर हमारे बीच में जो थी वो थोड़ी इतनी अच्छी पीढ़ी नहीं रही जो पुराने लोगों से अगर हम कंपेयर करें।
आर्यभट्ट इतने बड़े विद्वान व्यक्ति है, हमारे देश के इतने बड़े साइंटिस्ट है, हमें पता कैसे चला? भारत को आजादी मिली 1947 में, उसके 100 साल पहले फ्रेंच के एक अखबार में आर्यभट्ट के ऊपर एक आर्टिकल छप के आता है, और तब इनको पता चलता है, आर्यभट्ट हमारे देश का। आज ये जो छाती से बड़ी सीना चौड़ा करके बोलते हैं ना, आर्यभट्ट ने ऐसा किया, तुमको तो तुम कंप्यूटर नहीं बना सकते थे, ये नहीं कर सकते थे। अरे आर्यभट्ट था, ये बताया भी उन लोगों ने। तो मतलब घर की मुर्गी दाल हाँ, बराबर। ये सही कहा आपने। अच्छा, तो अभी हम ग्रंथों की बात कर रहे थे, तो ग्रंथों में तो हमारे माया के बारे में भी काफी जिक्र किया गया है, तो क्या वो भी हमारे साइंस से कहीं रिलेट होता है? इतना तो नहीं कह सकते, लेकिन पुराण हो या फिर जो भी आपने ग्रंथों का ज़िक्र किया, उसमें इल्यूज़न में फँसा देना उन लोगों की टेक्निक होती थी। किसी को मारना है, करना है, तो माया खड़ी की जाती थी, ओके। ऐसा कुछ महल वगैरह बनाया जाता था, जो वास्तविकता में होता ही नहीं था। आधुनिक समय में अगर मैं उसे कनेक्ट करूँ, ओके, और एलन मस्क भी उनका एक अलग चलता है उसमें। अब देखिए, एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि आपने नोकिया का फ़ोन यूज़ किया होगा। उसमें वो ऐसे सांप का गेम नहीं आता था, वो राइट। ऐसे फल खाता था, हमको पॉइंट्स मिलते थे, फल खाता था, ओके। उसके वो ग्राफिक इस तरह से थे। फिर ग्राफिक थोड़े से डेवलप हुए। फिर 3D वीडी आ गया, फिर जीटीए जैसे गेम आ गए। ओके, मेरा बचपन गुज़रा है, हम कैसे, मैं कभी भी मज़ाक में कहता हूँ मेरा बचपन गुज़रा है जीटीए की उन गलियों में। ओके, तो वो एक कैरेक्टर है, आप उसको कंट्रोल कर रहे हो, वो जा रहा है, किसी को गोली मार रहा है, ओके, गाड़ी चला रहा है। अब सोचिए, वो खुद से दिमाग यूज़ करने लग गया। वो कंप्यूटर के अंदर जो है आपका कैरेक्टर, वो खुद का ही दिमाग यूज़ करने लग गया। ओके, वो आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, वो सब कुछ कर रहे हैं वहाँ पे। सारे कैरेक्टर्स एकदम चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पर, स्कूल खोल दिए उन लोगों ने, पढ़ाया जा रहा है, रिसर्च कर रहे हैं, सब कुछ हो गया। तो आप उसे क्या कहेंगे? एक अपनी दुनिया अलग, एक राइट। यूनिवर्स कहेंगे जो कंप्यूटर के अंदर है, लेकिन उनको लग रहा है कि वो रियल है, राइट? वो सोच रहे हैं, आपने उसमें फीचर डाल दिया। क्या ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि हम भी कंप्यूटर के अंदर हो, हम भी एक सिमुलेशन हो? एलन मस्क कहते हैं कि ये जो बेस्ट रियलिटी है ना, मैं मानता हूँ कि बिलियंस में एक ही पॉसिबिलिटी की ये बेस्ट रियलिटी, हम सिमुलेशन में ही जी रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, जो हमारे वेद पुराणों से या फिर जो पुराने ग्रंथों से निकल के आ रहा है, वो आधुनिक समय में भी कनेक्ट होता है, अगर देखा जाए। तो मतलब हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास नॉलेज पूरा पहले से था, बट क्योंकि वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया, जैसे आपने नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में बात की, क्योंकि वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया, हमारे पास चीजें, अब हमारे पास वो नॉलेज नहीं बचा, जो हमें वापस से स्क्रैच से बनाना पड़ रहा है, मे बी। देखिए, अभी यहाँ 2 एंगल है, ओके? और जब भी हम डिस्कस करते हैं, तो 2 तरह की चीज़ें निकल कर आती हैं। एक, कुछ लोग कहते हैं हमारे पास सब कुछ था, हमारे पास रॉकेट था, सब था, ये सारी चीज़ें हमारे पास थी। दूसरे कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं था। मैं इसको 2 हिस्सों में बाँट देता हूँ। आप आर्यभट्ट को कहेंगे क्या वो नहीं थे? आप मोहनजोदाड़ो सभ्यता को कहेंगे क्या वो नहीं थे? आप जो गणित की खोज हुई, जो साइंस पे खोज हुई यहाँ पर, क्या आप उसे मना करोगे वो नहीं थे? हाँ, मैं महाभारत हो, रामायण हो, पुराण हो, जो भी हो, जैन धर्म के ग्रंथ हो, बौद्ध धर्म के ग्रंथ हो, हिंदू धर्म के ग्रंथ हो, किसी भी धर्म के ग्रंथ हो जिसमें इस तरह के थोड़ा बहुत साइंस का जो ज़िक्र आता है, अभी विमान वगैरह का ज़िक्र आता है, आपको अगर वो नहीं भी मानना है, आपको अगर कहता है कि नहीं ये सारी कल्पनाएँ थी, फिर भी मैं कहता हूँ उस समय के जो लोग थे वो महान थे। क्योंकि ये कल्पना करना, आपने स्पेस में जाने की कल्पना की है, आपने विमानों की कल्पना की है, आपने पैरेलल यूनिवर्स की कल्पना की है, भले नाम उसके अलग हो, आपने इल्यूजन माया या फिर पैरेलल यूनिवर्स या फिर सिमुलेशन की कल्पना की है। ये कल्पना आना और इसके बारे में लिखना विस्तार से, यही बहुत बड़ी ग्रेटनेस, जो महानता उन लोगों की थी। मैं तो कभी-कभी मज़ाक में कहता भी हूँ, लेकिन मज़ाक में नहीं, वो सच्चाई है कि अगर आपको रामायण, महाभारत ये सच थे, ये किसी ने कह दिया, तो चलिए आप उससे कहेंगे अरे वाह! बहुत बढ़िया है। पर अगर आपको किसी ने आके बोल दिया अरे ये तो सारी कल्पना थी और साबित कर दिया मान लो उस बंदे ने, ये तो सारी कल्पनाएँ थी। आपको ज़्यादा गुरूर होना चाहिए आपकी बात पर, आपको ज़्यादा गुरूर होना चाहिए आपकी सभ्यता पर। क्यों? क्योंकि आपके पास इतने विद्वान लोग थे जिन्होंने ये कल्पना लिखी। दुनिया भर के लोग क्यों नहीं कर रहे थे? आप में वो क्षमता थी, आपके पूर्वजों में क्षमता थी जिन्होंने की। हाँ, हम रिकॉर्ड्स नहीं रख पाए इन चीज़ों के और उसको डेवलप नहीं कर पाए। हाँ, कुछ लोग अगर ये करके जाते कि जाओ ये धर्म ग्रंथ उठा लो और इसमें से पढ़ो और फिर जो है कुछ चीज़ें बना लो, आप नहीं बना पाओगे क्योंकि फ़ॉर्मूला नहीं है उसमें। हो सकता है उन्होंने जो है ऊपरी-ऊपरी चीज़ें लिखी। ओके, आपका काम है आप डेवलप करिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप जो है आप जो वो पढ़ लोगे तो आप एकदम साइंटिस्ट बन जाओगे, नहीं बन सकते। आपके लिए आधुनिक चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी, आपको न्यूटन ही पढ़ना पड़ेगा। भले आपको पता है आपके महान विद्वान लोग आपके पीछे थे, आपके पास में थे। लेकिन आज के आधुनिक समय में जो अच्छी तरीके से किसी ने एक्सप्लेन किया है, फ़ॉर्मूलाज़ लगाए तो न्यूटन ने किए हैं। हाँ, इसकी प्रेरणा हो सकती है कि पुरानी हो, लेकिन आधुनिकता को आप साथ लीजिए और आपका जो भी विकास है आपको डेवलपमेंट करना है करिए। हाँ, और आप
ये भी मान के चलिए कि हाँ, आपके पूर्वजों ने भी इस फील्ड में जो है अच्छा काम किया है। लेकिन उनको गुरूर हो इसके लिए आपको और अच्छा काम करना चाहिए। तो मान लो टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो गया और मोहिंजोदारो सभ्यता से कोई बंदा टाइम ट्रैवल करके यहाँ आ गया। वो कह रहा अरे हम लोग तो एकदम आराम से बाथरूम को बैठते थे, तुम लोग खुले में जा रहे हो। हम्म। वो उनको शर्म ना आए अपनी बात पे। तो मतलब जैसे आपने कहा कि क्योंकि हमारे यहाँ चीजें ऑर्गेनाइज नहीं थी, उनको प्रोटेक्ट नहीं किया गया करके हमारे पास अभी कुछ बचा नहीं, हमें राइट, राइट। वापस से इसीलिए स्क्रैच से बनाना पड़ा। तो आपको क्या लगता है कि क्योंकि तब डिफेंस हमारा मे बी उतना स्ट्रांग नहीं था, क्या स्पेस साइंस और डिफेंस को लिंक करके क्या इसमें भी हमारे पास कोई स्कोप है कि हम अपने डिफेंस को और स्ट्रांग बना सकते हैं ताकि आगे हमारे पास ऐसे हमारे ऊपर और अटैक्स ना हो, जिससे हमारे ये चीजें जो हमने पूरा साइंस बनाया है, जो हमने पूरी चीजें इन्वेंट की है, वो वापस से जीरो ना हो जाए। तो देखिए, आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो या फिर कोई भी किसी भी तरह का हो, यहाँ पर आपका कोई दोस्त या कोई दुश्मन नहीं है। सारे आपके दोस्त हैं, सारे आपके दुश्मन हैं। ओके, पास्ट में भी वही था और आज प्रेजेंट और फ्यूचर में भी वैसा रहेगा। पर हर देश पर ये चीज लागू होती है। आप जब स्पेस में जाओगे, करमन लाइन के आगे किसका स्पेस है, इसका बंटवारा नहीं हुआ है। मून की जमीन किसकी है, इसका बंटवारा नहीं हुआ है। हाँ, कुछ लोग होते हैं स्कैम करने वाले, जमीन चांद की जमीन भेज देते हैं। हमारे कुछ सेलिब्रिटीज ने भी वो खरीदी हुई है, पर वो स्कैम है। ओके, लेकिन चांद की जमीन किसकी है पता नहीं है। रूल क्या है, जो जाएगा, जो जब बसेगा उसकी जमीन है। हम्म। तो कल चांद की जमीन के लिए झगड़ा होगा, मार्स की जमीन के लिए झगड़ा होगा, कल हम वीनस पे चले जाए वहां पर झगड़ा हो जाएगा, रिसोर्सेस है उसके लिए झगड़ा होगा। आप देखिए, अंतरिक्ष जो है वो, मेरा मानना ये है, मेरा पूरा यकीन है उसमें कि हमें शांति के साथ ही जाना चाहिए। दुनिया में कोई भी देश क्यों ना हो, हमें अंतरिक्ष में शांति ही रखनी चाहिए और हमें रिसर्च करनी चाहिए। नहीं। लेकिन ये मिथक होगा। हम्म। हम अगर ये कहें कि स्पेस में शांति ही रखनी चाहिए, सबको रिसर्च करनी चाहिए और सब लोग शांति से ही रहेंगे, तो ये सबसे बड़ा झूठ होगा आज के आधुनिक समय के। जब क्योंकि जो सुपर पावर कंट्रीज जो अपने आप को कहती हैं, वो आपको छोड़ेगी नहीं। उन्होंने ऑलरेडी अपनी आर्मी, आपकी स्पेस फोर्स बना रखी है। उनको पता है जब सही समय आएगा इनको एक्टिव करना पड़ेगा। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं एकदम, हो सकता है मेरी बातों से किसी लोगों को चोट पहुंचे जो शांति के पक्ष में है। शांति और युद्ध के इस फैसले में अगर चुनाव करने का आपको मौका मिलता है, तो आप शांति चुनिए, लेकिन वो शांति कायम कर सकते हैं आप स्पेस फोर्स से ही। कल को चाँद का बँटवारा है, हो सकता है आपको लगे कि फ्यूचर बहुत आगे है उसके लिए, लेकिन वो है ना, वो फ्यूचर है। आपको मून की ज़मीन के लिए वॉर करनी पड़ेगी और वॉर होगी। मार्स की ज़मीन के लिए वॉर करनी पड़ेगी और वॉर होगी। तो हो क्या सकता है हम आपकी उसके जीती लिए जी ना हो, लेकिन अगली पीढ़ियाँ वो वॉर देखेगी। आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, नहीं तो फिर टाटा खत्म बाय बाय। जो पास्ट में हुआ, हमारी नालंदा जलाई, अब हो सकता है कुछ और जला दे। तो क्या हम प्रिपेयर्ड हैं फिर? क्या हम प्रिपरेशन चालू कर चुके हैं? उम्मीद तो कर सकते हैं कि जो सरकारें हैं वो उसके लिए प्रिपेयर रहे। जो सरकारें हैं वो ऐसी स्पेस फोर्स बनाए और किसी भी पार्टी की या कोई भी फ्यूचर में सत्ता में आए या फिर कोई भी रहे, उन्हें इस दिशा में कदम बढ़ाने ही होंगे। अगर नहीं करते तो ये बहुत बड़ा फेल्योर होगा हमारा। हुँ। ठीक है प्रवीण जी, आज बहुत सारा मुझे नॉलेज मिला। मेरे लिए तो बहुत सारी चीज़ें पहली बार मैंने ऑब्वियसली यूट्यूब, सोशल मीडिया के थ्रू देखी थी। बट जो चीज़ें आज आपने बताई उसके कारण काफ़ी चीज़ें ये समझ में आई कि हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं और हमें कहाँ पहुँचने की ज़रूरत है। और हमारी जो जनरेशन है उसके लिए सिर्फ़ एक छोटा-सा पार्ट नहीं होना चाहिए स्पेस साइंस। इट शुड बी अ पार्ट ऑफ देयर करिकुलम कि राइट, उनको राइट। पता चले कि हाँ, हम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट क्या है। क्योंकि हम ऑब्वियसली आप अगर यूट्यूब पे देखोगे तो बहुत सारे चैनल्स हैं जो कुछ भी बता रहे हैं और राइट, हमारे बच्चे उसको कंज्यूम कर रहे हैं। राइट, और एज अ पेरेंट अगर मुझे ही नहीं पता कि वो सही बता रहे हैं कि गलत, तो मैं अपने बच्चे को भी गाइड नहीं कर पाऊंगी। तो आई थिंक इट्स अ ड्यूटी ऑफ अ पेरेंट कि हम अपने बच्चों को सही दिशा में डालें और सही नॉलेज उन तक के पहुंचे ताकि वो इस चीज के लिए भी प्रिपेयर हो जाएं। जैसे आप ये सोचो कि जो हमारे देश के जो वॉर हो जाता है किसी के बीच में, हम लोग कितना, हमको टेंशन हो जाता है कि अब क्या होगा, आगे क्या होगा, हमारे लोग जाएंगे। वैसे ही अगर स्पेस वॉर अगर कभी, अगर आप जैसे बोल रहे हैं, हो सकता है, और अगर हम अपने बच्चों को आज ही इन सब चीजों के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे तो हम आगे, बच्चे हमारे बस उसको फेस करके डरेंगे ही। तो आई थिंक इसके ऊपर लोगों को सोचना चाहिए। एंड आज आपने जो चीजें बोली, यस, यस। मैं बस यही 2 बातें कहूँगा कि इंडिया को या फिर कोई भी कंट्री हो, उसे 2 चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। आपको स्पेस रिसर्च में इन्वेस्ट करना है। आपको स्पेस में जितना ज़्यादा आप रिसर्च कर सकते हो, जितने ज़्यादा आप अपनी स्पेस स्टेशन हो, आपका मार्स, मून पे रिसर्च स्टेशन हो, वीनस पर हो। ओके, वीनस मेरा वैसे फेवरेट प्लैनेट है। ओके, तो मैं तो चाहूँगा कि वीनस पर भी हम लोग जाएँ क्योंकि मुझे लगता है वो ज़्यादा आसान है टेराफॉर्म करना।
ये वीनस हो, मार्स हो या कोई भी सेलेस्टियल बॉडी हो जहाँ पर इंसान जा सकता है, रॉकी बॉडी हो जहाँ पर रह सकते हैं। वहाँ आपको 2 चीज़ें करनी चाहिए। एक, बहुत सारा रिसर्च कर लीजिए, उसे इंसानों के रहने लायक बनाइए और दूसरा, अपनी सुरक्षा भी कीजिए। सुरक्षा वाली बात जब मैं कहता हूँ, तब लोग मुझे एकदम हिंसक कह देते हैं या फिर लोग कहते हैं कि आप स्पेस में वॉर या इस तरह की बातें क्यों करते हो? लेकिन आपको अच्छा लगे, बुरा लगे, ये भविष्य है। राइट, भविष्य क्योंकि इंसानी स्वभाव है और जो राइट, सुपर पावर्स कंट्रीज़ है, वो आपको नहीं छोड़ेगी। वो राइट, क्योंकि हर किसी को बड़ा बनना है। राइट। तो बड़ा बनने की उस कोशिश में अगर हम अपनी सुरक्षा कर देते, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने वो हुँ, न्यूक्लियर टेस्ट किया था। हुँ। इसलिए नहीं किया था कि हमें जाके दुनिया में आतंक मचाना राइट, है। राइट, राइट। इसलिए किया था कि कल को अगर कोई हमें डराए, कल को अगर हम पर कोई डालने की कोशिश करे, हुँ, न्यूक्लियर बॉम्ब डालने की कोशिश करे, तो हमारे पास रहे, हमारी हुँ, सुरक्षा के लिए। तो राइट, यही हमारी सुरक्षा के लिए ही सही हमें स्पेस राइट। फोर्स बनानी चाहिए। प्रिपरेशन इज़ नेवर राइट, राइट। बैड, तो आई थिंक या ठीक है, थैंक यू प्रवीण जी, थैंक आपसे यू। मिलके बहुत अच्छा लगा। यस, थैंक यू। थैंक यू। अगली बार फिर मिलेंगे और यस, आगे और इस पे अब फ्यूचर क्या है, उस पे चर्चा करेंगे। ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर। मुझे भी अच्छा लगा आपने मुझे इनवाइट किया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।